देवांशु शिवहरे ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। पूरे इलाके के लिए गौरव का पल है। उन्होंने गुना में रहकर पढ़ाई भी की थी, इसलिए गुना से उनका पुराना नाता है। एक चीज़ ज़रूरी है कि मल्टीपल टेस्टिस ना लगाएं प्रीलिम्स में। क्यों? क्वेश्चन उठा के देख लो। पहले 2022 में सिलेक्शन हुआ, यू गॉट सिलेक्टेड, क्या था मूवमेंट आपका? 10-15 मिनट तो आपको कुछ नहीं समझ, आप सिर्फ रो रहे होते हो। आप कोई साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वो ये ध्यान रखें कि भली कितनी भी शहर में आ गए हो, आपको वापस लौटना भी है। अभी नहीं तो 5 साल बाद सही, लेकिन आपको वापस लौटना इसलिए जितना समय हो। डिस्ट्रैक्शन ऐसा ना हो जो लंबे समय तक चले। कॉलेज के टाइम जब तैयारी कर रहा था तब हमें भोलाराम में बहुत बैठे रहते थे। आपने क्यों इस MPPSC एग्ज़ाम को चुना? तो जब हम जॉब के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में ही सोचेंगे कि जॉब में जाने का जो प्रोसेस है, प्राइवेट जॉब में कुछ और हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में वो डेफिनेटली एग्जाम है। मुझे पता था कि एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में सोचना ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? पहली तो बात है कि टाइम टेबल मस्ट है। टाइम टेबल मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका डेली का रूटीन क्या है। मैं प्रॉपर अपनी एक डायरी मेंटेन करता था। उसमें क्या करता था कि जैसे कहावत और है ना कि इफ समथिंग इज नॉट इन योर हैंड स्टूडेंट बी इन योर माइंड। कोचिंग वाले अगर सुन रहे हैं तो भाई एक बार थोड़ा सोच लें कि 3 साल की फाउंडेशन कोर्स क्या सेंस है। 3 साल तो वो टाइम है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के मेन से स्टार्टिंग करके और पेपर निकाल ले जाओ और अच्छी रैंक के साथ। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। ऑल्दो हमने प्लान किया था कि ये पॉडकास्ट हम लाइव ऑडियंस के साथ में आउटडोर शूट करेंगे, स्टूडियो में नहीं करेंगे, बट इस बार हमको क्योंकि बारिश आ गई थी तो इसलिए हमको इस स्टूडियो में करना पड़ रहा है। आप में से कई सारे करीब 50 से ऊपर एस्पिरेंट्स के मैसेजेस थे जो इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहते थे। आई विश आप आने वाले पॉडकास्ट में इसको ज्वाइन कर पाओ। आज का ये पॉडकास्ट है MPPSC 2024 रैंक 1 देवांशु शिवहरे भाई के साथ में। इस एपिसोड में हम उनसे MPPSC एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया इसके बारे में बात करेंगे। हमारी ओवरऑल कोशिश रहेगी कि आप टॉपर्स को ऑब्जर्व कर पाओ ताकि आप उस माइंडसेट के साथ में मैच कर पाओ, आपकी पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर हेल्प हो पाए। हम जब भी इतने सारे MPPSC टॉपर्स के साथ हमने पॉडकास्ट किया है, करीब शायद 150 से ऊपर हमने एपिसोड अब तक बनाए हैं। UPSC में हमने 150 से प्लस टॉपर्स के साथ में पॉडकास्ट किया है। हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं तो हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम वो सारी चीज़ें पूछें जो आपके लिए जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, जो आपका माइंडसेट बनाने में हेल्प करे, जो आपको एक बेहतर इंसान बना पाए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट देख के, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। देवांशु भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष जी। क्या हाल है, क्या चल रहा है? बस अभी तो लोगों से मिलना जुलना, फ़ोन कॉल्स, जो मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं, और अपनी जॉब यही चल रहा है। देवांशु भाई, अभी क्योंकि सिंस रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले ही आया है और आपने इसके पहले कोई पॉडकास्ट नहीं दिया है, जब आप 22 में सिलेक्ट हुए तब भी नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को एक बार आपका कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि आपने कैसे तैयारी शुरू की। तो पहले आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो जाए कि हु इज़ देवांशु भाई। मेरी जो स्कूल एजुकेशन हुई है वो हुई है रायसेन से, नवोदय विद्यालय से। उसके बाद मैंने 1 साल कोटा में रहकर JEE की तैयारी करी। उसके बाद यहाँ मुझे कॉलेज मिला इंदौर में, IIT हुई। ओके। वहाँ से पहले सिविल इंजीनियरिंग करी और कॉलेज के साथ ही मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ इंजीनियरिंग में तो कुछ मज़ा है नहीं। हाँ। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाती चीज़ें, कोई इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं रहा था। और जो भी चीज़ है मैंने काफ़ी फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए। तो उसी बीच डिसीजन बना कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट एज ए इंटरेस्ट 2020-21 में क्या किया कि बहुत रीडिंग करी। जो भी सब्जेक्ट से कोई नोट मेकिंग उस दौरान ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन फिर आई थिंक 3rd ईयर के लास्ट से अराउंड मैंने नोट्स मेकिंग चालू करी। ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी 1 में सब्जेक्ट्स कवर करता गया। 2021 का जो मेरा अटैम्प्ट था उससे पहले तक मेरे नोट्स लगभग तैयार हो चुके थे। कुछ नोट्स बचे थे, लेकिन 2021 का जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ मेंस का, लोगों को पता होगा, तो उस ड्यूरेशन में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो मैंने अपने नोट्स फिर जो कुछ 70-80% तक कवर थे उसको फिर मैंने टोटल अपने नोट्स कवर कर लिए। ठीक है। तो हुआ ये कि 2021 तक ही जब मेरा मेंस हुआ पहला, उससे पहले तक मेरा मेंस की बेसिक तैयारी हो चुकी थी। ठीक है। इसलिए बात की अटेंडेंस में ऐसी कोई विशेष दिक्कत आई नहीं। फिर 21 में मेरा रिज़ल्ट अभी होल्ड पर है कोर्ट की एक सीरीज के कारण, और 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया था कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। प्रेजेंट में अभी गुना मेरी पोस्टिंग है। 23 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ और 24 में अभी प्रेजेंट रिजल्ट है DC वाला। देवांशु भाई, मैं कई बार जब एस्पिरेंट से ऑफलाइन मिलता हूँ या इस बारे में हम कई बार बात करते हैं ऑनलाइन, हमारे पॉडकास्ट में भी ऑलमोस्ट हर टॉपर से हम बात करते हैं कि आपका वाई क्या था, आपने क्यों इस MPPSC एग्ज़ाम को चुना।
तो क्या आपका वाय सिर्फ ये था कि मुझे इंजीनियरिंग के अलावा कहीं पे एक स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए मैं पीएससी करूं, या पहली बार जब आपके पास में थॉट आया कि मुझे एमपीपीएससी ही करना है तो वो क्यों कैसे डिसाइड किया? उसके लिए थोड़ा सा तो है कि थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो जॉब प्रोफाइल से मैच करती कि नहीं करती है। राइट। तो एक काम हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी जॉब करोगे तो मेन चीज़ तो है कि पहले तो पेपर क्वालिफाई हो। तो जब हम जॉब के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में भी सोचेंगे कि जॉब में जाने का जो प्रोसेस है, प्राइवेट जॉब में कुछ और हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में वो डेफिनेटली एग्ज़ाम है। राइट। तो क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो? और मेन चीज़ है रिस्क। तो पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे पता था कि ज़रूरी नहीं कि पहली बार में निकले, 5 साल लग सकते हैं। राइट। वो आप उसके लिए परेशान नहीं हो कि कुछ चीज़ें आप में कमी है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी उस समय ऐसी ना हो जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। जब तैयारी चालू करें तो वो तो आपको प्रोसेस अपने आप तैयार कर देगी। जब भी 4 साल 5 साल आपका जब भी सिलेक्शन होता है, इवन फर्स्ट ईयर में भी हो जाता है, लेकिन प्रोसेस आपको अपने आप उस लायक बना देगी। लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा मैच करें, जॉब प्रोफाइल देखें, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है बाकी जॉब से। तो अगर थोड़ा सा आपका वो कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पर, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल डाउन है, तो थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप करें। बाकी जो जब आपको फेलियर्स होंगे ना एग्ज़ाम में, जो कुछ आप प्रेशर अपने दिमाग के अंदर फील करते हैं अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो ये मैं एग्री करूँगा आपसे बात से, क्योंकि आप जब अगर ईयर ऑन वेयर आप फेल हो रहे हो तो फिर आपको समझ में आता है कि एनालाइज करने का मौका मिलता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। राइट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुआ था 2021 वाला, राइट? जी हाँ। रिजल्ट पेंडिंग उसका। जी, रिजल्ट पेंडिंग। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट पेंडिंग है, 22 आप सिलेक्ट हो गए, 23 आप नहीं हुआ है ना, और 24 में आपको फाइनली मिला। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आपका पर्सपेक्टिव कि जब एग्ज़ाम डिले हो रहा था, एक एग्ज़ाम जब डिले होता है तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है या पैनिकनेस बढ़ती है, आपको प्रॉब्लम्स फील होती है। हाउ वाज द सिचुएशन फॉर यू? आपके लिए वो सिचुएशन कैसे थी? एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में सोचना ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ तैयारी। तो जब हम ये कहते हैं कि आपको फोकस रहना है, तो फोकस रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। फोकस रहने का मतलब ये भी है कि आप थोड़ा क्लियर रहें कि आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, क्या चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। एग्ज़ाम कब होगा आयोग को पता है, कैसे होगा आयोग को पता है। तो इस बारे में तो मतलब मुझे लगता है कि सोचना थोड़ा अननेसेसरी है ना। मैं कभी सोचता भी नहीं था। इवन जैसे मान लो कभी एग्ज़ाम डिले हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको माइक्रो लेवल पे सोचें। एग्ज़ाम डिले होने के कारण डेफिनेटली क्या होगा, जो मार्केट में कंपटीशन है उसमें ऊपर नीचे कुछ होगा, अप्स एंड डाउन्स ज़रूर होगा। कुछ लोग हो सकता है कि उसको सोचेंगे चलो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, 2-3 मूवी निपटा लेते हैं। ऐसा होता है, हमने हॉस्टल में होते हुए देखा है। हाँ। कई सारे लोग घर निकल जाएंगे। तो आपकी कोशिश बस यही होनी चाहिए कि वो जो जॉब मार्केट में जो कंपटीशन है ना, उसमें आप हमेशा ऊपर रहो, उस एज आपको मिलती रहे। अगर टाइम बढ़ेगा तो वो उथल पुथल होगी उस कंपटीशन के लेवल में। तो आपको बस फोकस अगर है आपका कि आपको एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो आप कभी ये नहीं करोगे कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छी बात है, और 3 महीने मिले और प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ये तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस काउंट होगा कि आप कहते हो कि नहीं पेपर अभी हो, अभी बेकार में बढ़ गया। तो ऐसा अगर जो लोग कह रहे हैं तो फिर पेपर निकलना भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, 6 महीने अगर एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए, इससे 25 वाले में है, कोई बात नहीं, अच्छा है और पढ़ लो। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि एक लेवल पर आकर आप ये कहते हैं कि तैयारी हो चुकी है। मेरे नंबर भले ही मेंस में इस बार ज़्यादा हो, लेकिन अभी उस कॉपी में ऐसी गुंजाइश होगी कि उस कॉपी में सुधार हो सकता है। राइट। मुझे पता है कि हाँ इसमें मैं कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ उस पर ध्यान दें, बाकी एग्ज़ाम कब है कब नहीं सोचना चाहिए। मेरे को लगता है ये एक स्मार्ट पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि और मैं एक रूल फॉलो भी करता हूँ कि डोंट चेंज दी अनकंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जैसे आयोग कब एग्ज़ाम करेगा वो आपके मेरे हाथ में नहीं है ना, हम में से किसी एस्पिरेंट के पास नहीं है। एक कहावत और है ना कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट इन योर हैंड, स्टूडेंट बी इन योर माइंड। वैसी चीज़ है कि अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपके दिमाग भी नहीं होना चाहिए। और आई थिंक उसी से फिर आप फोकस हो पाते हो अपनी प्रोसेस के ऊपर। और एक और चीज़, जैसे अभी हम जब प्रोसेस की बात पे आए, तो मेरे को लगता है कि पीएससी की प्रोसेस में हर एस्पिरेंट को जैसे मैंने जब तैयारी की है तो आई यूज़ टू इन्जॉय द प्रोसेस कि यार मुझे 5 साल थे मेरी एग्ज़ाम होने में, 2016 में स्टार्ट किया था, 21 में अटेम्प्ट फर्स्ट था मेरा। बट मैंने 5 साल जितना भी तैयारी किया है, आई यूज़ टू इन्जॉय द प्रोसेस कि भाई एग्ज़ाम जब भी होगी तब देंगे, बट डे 1 जिस दिन एग्ज़ाम होगी एटलीस्ट वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। और इस चीज़ की मुझे कई बार कमी लगती है एस्पिरेंट्स के अंदर कि मान लो 1 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, या एग्ज़ाम डिले हो गई जो पीएससी में होती रही है, तो आप कई बार उस प्रोसेस को एंजॉय करना छोड़ देते हो और उसकी वरीनेस या उसको लेकर परेशान होना शुरू कर देते हो। इसके ऊपर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? नहीं, जैसा आपने बोला कि प्रोसेस एंजॉय करनी चाहिए, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़।
कॉलेज में कहीं मैंने थोड़ा सा एक हमारा सब्जेक्ट था तो मैंने पढ़ा था कि आपकी लाइफ को देखने के जो नज़रिया या लाइफ जीने का तरीका, उसमें 3 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है। पहला टाइप है सैडिस्ट। सैडिस्ट आदमी क्या करेगा कि हमेशा कोसता रहेगा कि मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो कोचिंग ख़राब थी, मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो ऐसा था। मतलब हमेशा आप अपने दुख के लिए किसी और को रीज़न बनाते रहोगे। दूसरा एक एटीट्यूड होता है हैप्पी एटीट्यूड लाइफ को लेकर, कि वो हमेशा मतलब कहते हैं ना कि ईजी गोइंग आदमी, जस्ट गो विद द फ्लो, इस टाइप के। तो मतलब वो किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं है। ठीक है। वो वैसे लोग होते हैं ना कि जैसे आज कमाया आज ही खर्च कर दिया, हैप्पी आदमी। ठीक है। एक तीसरा टाइप होता है मोटिवेटेड, जो लगता है कि जो शायद मैं जैसा हूँ। मोटिवेटेड वो आदमी जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि हाँ जो है वो ठीक है, लेकिन वो हमेशा उस कोशिश में है कि मेरी सिचुएशन अभी से बेहतर हो। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं प्रोसेस को एंजॉय करना, उसको शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि खुश रहना चाहिए। मेन चीज़ है कि थोड़ा खुश रहें, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे अब कॉलेज में क्या होता था कि जैसे मान लो पढ़ रहा हूँ मैं, तो अगर कॉलेज में क्योंकि एक वो कूलनेस के कारण क्या होता है कॉलेजेस में आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, नहीं तो आप कूल नहीं माने जाओगे, है ना। वही रियलिटी है। हाँ। तो थोड़ा उसको मैंने अवॉइड किया कॉलेज में, जैसे कोई बोलता भी था तो मैं उस समय ये सोचा करता था कि पढ़ाई और एन्जॉयमेंट कोई एक्सक्लूसिव आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई होगी तो एन्जॉयमेंट नहीं होगा, एन्जॉयमेंट होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। आप सब कर सकते हो। बैलेंस इन द सेंस कि आप मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, आप शाम को जाते हो 2 घंटे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, आप बाकी पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपका 2 घंटे सेलिब्रेशन किया तो सेलिब्रेशन ही करते रहेगा और आप पूरा दिन आपने पढ़ाई नहीं करी। कहने का मतलब है कि खुश रहो, पहली चीज़ तो। दूसरी बात है कि हमेशा कुछ बेहतर उसके लिए मोटिवेटेड रहो, क्योंकि डेफिनेटली हम कितनी प्रोसेस को एंजॉय करें पर आपको पता है कि प्रोसेस जो है स्टूडेंट वाली लाइफ जो है थोड़ी बहुत अच्छी भी नहीं है, है ना। वो 6 महीने पहले तक मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या चलता रहता था। हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो कोशिश करते रहें कि सिचुएशन बेहतर हो। स्टूडेंट वाली लाइफ में जो आप बोल रहे हो कि 6 महीने पहले आपको पता था कि क्या रियलिटी होती है, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जब आप इंदौर में रहे, भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रहे, क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसे थी, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने जो कुछ भी किया, एक तो मैंने आपको बताया कि एन्जॉयमेंट वाला है ना। तो पहले तो मैंने ये समझा, जैसे कोटा में जब था तो वहाँ मेरे एक्सपीरियंस ना बड़े बुरे रहे। ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ऐसा लगता था केवल बुरा ही बुरा हो रहा है ना। आपको हर चीज़ बुरी लगती थी। आपको ये महसूस होगा एक टाइम पे कि आपके घर वाले आपके साथ नहीं है ना, फ्रेंड्स कुछ बचे हैं ज़्यादा। लेकिन वो सिर्फ समय की बात थी, थोड़ा समय, उम्र भी कम थी। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र आती है, एक अनुभव होता है लाइफ का, तो आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ आपका सोचने का तरीका गलत था। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि स्टूडेंट लाइफ को लेकर कि हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम बहुत सीरियस ना लें। पर्सनल प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स काउंट होती हैं, क्योंकि फैमिली आप चेंज नहीं कर सकते। फैमिली का ऐसा है कि आप उस घर में पैदा होते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप चेंज करो। आपका काम है, मतलब कहते हैं ना धर्म है, आपका धर्म आपको कहता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ उस फैमिली के अंदर पूरी करोगे, क्योंकि आपकी पढ़ने की एज है, नौकरी लेने की एज है, तो आपका धर्म कहता है कि आप पढ़ाई करो। अब उसमें फिर अगर उस कहते हैं ना कि हम बहुत सोचते हैं हमेशा कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो वो कभी नहीं सोचें। इससे क्या होता है कि हमारा ईगो बढ़ता जाता है, हमको ये लगता है कि हम इतने परेशान हैं। आप सोच रहे, मैं आपसे क्या बोला अभी कि खुश रहना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं स्ट्रगल्स को बहुत अपनी लाइफ में परमानेंट बना दूंगा तो क्या होगा, वो खुश रहने वाला क्वेश्चन ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मुझे लगा करेगा कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। अब उसका तरीका क्या है उसको कम करने का? वही चीज़, मतलब है सारी वही चीज़, कब जो घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। हाथ में नहीं है तो छोड़ दो। घर की फाइनेंशियल स्थिति आपके हाथ में क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रगल मेरी लाइफ में था नहीं, जो दुनिया के जो एक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से मेरे पास भी स्ट्रगल था। ठीक है, जब से हम लोग पैदा हुए हम लोग अपने क्वार्टर में रह रहे हैं, हमारे पास ऐसा घर वर अभी नहीं है। पर साइंस है कि इसको डिस्कशन करके होना क्या है। मैं शिकायत तो तब करूं तब मुझे एक कैसे ना कि अपॉर्चुनिटी ना मिले सिचुएशन को बेहतर करने की। घर वाले अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो जो बच्चे घर से बाहर हैं अगर वो उस चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाएं। भाई आप बाहर पढ़ने आ गए, पेरेंट्स जैसे भी रह रहे हों, जो भी चल रहा हो, आपका काम है पढ़ाई करना, तो वो एक परेशानी उसको ख़त्म कर दें। फिर जब यहाँ आते हैं तो आप पहले हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रॉब्लम, उसको तो हमें बिल्कुल चिल रहना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अननेसेसरी इंटरेक्शंस अपने कोचिंग्स में या फिर जहाँ भी लाइब्रेरी में जाते हैं,
अब जैसे आप सोचो कि लाइब्रेरी में लोग आते हैं, लाइब्रेरी में बहुत बातें होती हैं। मैं लाइब्रेरी जब भी या मेरी लाइब्रेरी में कभी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि मैं उस समय अब पैसे देकर पढ़ने आया हूँ, आप सोचिए। फिर लाइब्रेरी जाकर फिर मैं दोस्ती कर लूँ तो थोड़ा सा कहते हैं कि सेंस कुछ चीज़ें शोभा नहीं देती, है ना, कि मैं वो सारे काम करूँ फिर ये भी कहूँ कि मेरा हो क्यों नहीं जाता, वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो अपने लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, है ना। उसमें एक टर्म है इंटरेक्शन विदाउट इंटेलिजेंस, है ना, वो थोड़ा सा मैंने उसको एज ए कीवर्ड अपना फॉलो किया ठीक है। कि इंटरेक्ट करो लेकिन इंडल्ज नहीं हो किसी चीज़ में, है ना। बातचीत हुई एज ए स्ट्रेंजर आप कह के निकल गए, फिर किसी तरह का मन उठाव, किसी से बात बंद कर देना, थोड़ा सा अच्छे साइन नहीं है। आप थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह थोड़ा बिहेव करें कि ठीक है हो गया, तो पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हम डेवलप करें नहीं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हम पढ़ाई को लेकर जो फेस करते हैं, उसमें मेन चीज़ें जो आपको स्ट्रेस देती है वो तो पढ़ाई देती है, थोड़ा कोचिंग के साथ क्या रिलेशन है, तो वो मुझे बड़ा बेकार लगा। जैसे कुछ इंसिडेंट में शेयर करूँगा। अब जैसे कोचिंग की बता देता हूँ कि एक कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज लगवाई, ठीक है। बीच में क्या हुआ कि वो टेस्ट सीरीज उन्होंने बंद कर दी। अब यहाँ सब स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, बैठे हैं, उनको पता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो ना, तो अगर 500 रुपये भी इधर उधर हुए ना तो आपको बजट हिल जाता है ना, सभी ने फेस किया होगा। अग्री। ठीक है। अब भाई हमने टेस्ट सीरीज लगवाई, बीच में एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, हम गए कि भाई इस टेस्ट सीरीज को आप रिफंड कर दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो फिर पता नहीं कब मेंस होगा, कब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, आप ना इसको हमें लिख देते हैं कार्ड पे आपके, जब आप अगली बार आएँ तो एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। अब थोड़ा सा ना चीज़ ठीक नहीं है, मतलब मैं उस समय था तो मुझे ना थोड़ी परेशानी इस बात की रहती थी कि या ना थोड़ा सा बिहेवियर स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। राइट। एक लाइब्रेरी के साथ इंसिडेंट सुना देता हूँ। मेरा भाई मेरे साथ ही रहता था उस समय, तो उसकी मैंने लाइब्रेरी लगवा रखी थी, ठीक है। रिजर्व सीट थी, पता होगा रिजर्व सीट मतलब आपको सीट मिलनी चाहिए, लेकिन सीट नहीं मिलती थी। ठीक है। 2-3 दिन ऐसा हुआ, उसको मैंने समझाया बुझाया, जो लाइब्रेरी जो है मैनेज करता था लड़का, नहीं माने। फिर तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा मेरे साथ डिस्प्यूट हुआ, तो मेरा उस समय थोड़ा सा ना, मैं ईगोइस्टिक तो नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ईगोइस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा वो लगता था कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक डिग्निटी, एक स्वाभिमान स्टूडेंट का। बिल्कुल आप ऐसे हो जाते हो कि कोचिंग के पीछे पागल, टीचर्स के पीछे, सिर्फ पढ़ाई को लेकर फोकस रहो। तो मैंने उस लाइब्रेरी वालों को फिर लीगल नोटिस पहुँचाया, है ना, जब मैं स्टूडेंट था, मैंने कैसे तैसे अरेंज किया। फिर आगे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिर 2 साल की टाइम लिमिट थी, फिर अब सिलेक्शन हो गया, वो लड़का भी यहाँ से चला गया। तो ये जो कोचिंग से आपका जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा क्लियर रखें। आपको ऐसे कहते हैं ना कि फालतू परेशान होने की, जैसे मॉक इंटरव्यू देने जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आपको टाइम दे दिया जाएगा 12 बजे आपको आना है, आप पहुँचोगे कि 12 बजे आप पहुँच जाओगे, बल्कि आप 15 मिनट पहले पहुँचोगे। होगा क्या, पता पड़ा आपको इंटरव्यू को कनेक्ट करा रहे हैं 2 बजे। राइट। अब प्रिपरेशन के टाइम में कोई आपको 2 घंटा वेस्ट कराए तो ना, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा परेशान करती। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं थोड़ा सॉर्टेड आउट हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस का रीज़न है, जो भी थोड़ा सा परेशान करता है, उसको आप एलिमिनेट करते जाओ, बाहर करते। मैंने फिर धीरे धीरे क्या किया ना कि ये डिपेंडेंसी कोचिंग तो ख़त्म ही कर दी। 24 का आया, मैं मॉक देने गया ही नहीं। मैंने कि 3 घंटा बैठाएंगे, इतने में 3 कुछ पढ़ लेता हूँ। मैं एग्री करूँगा आपकी बात से, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पहले तो मैंने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट रहा हूँ भरकुआ पे, तो मैंने इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है। साथ में आज भी हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जब हम लाइब्रेरी में मिलते हैं, ऑफलाइन भी जब मैं कहीं मिल रहा हूँ, तो मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के देखता हूँ। और मुझे लगता है ये तब ख़त्म होगी जब स्टूडेंट खुद सेल्फ अवेयर होंगे, कि उनको पता हो कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, कि अगर आज आप तैयारी करना शुरू करते हो, और ये मैं बात कर रहा हूँ उस एस्पिरेंट के लिए जो आज तैयारी शुरू कर रहा है, 2026-27 का टाइम देने वाला है, तो उसके लिए वो रोड मैप कैसे होना चाहिए कि उसको ये सारी परेशानियाँ, जो बेसिक परेशानियाँ हैं, ये सब ना हो और पढ़ाई पे फोकस्ड हो। देखिए, पहली तो बात है कि टाइम टेबल मस्ट है। टाइम टेबल मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका डेली का रूटीन क्या है। मैं प्रॉपर अपनी एक डायरी मेंटेन करता था। उसमें क्या करता था कि जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फरवरी में 2026 का प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो अभी हम काउंट कर लेंगे कि अभी 6 महीने बचे हुए हैं। फिर आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, क्योंकि एक सेम स्ट्रेटजी हर एक के लिए काम नहीं कर सकती। राइट। वैसी चीज़ है ना कि सभी की बीमारी अलग अलग है, उसके सिम्टम्स होंगे, डायग्नोसिस आप ट्रीटमेंट जो भी करोगे वो सब करोगे। अब मान लीजिए किसी का मेंस प्री दोनों तैयार है, उसके लिए 26 का प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन जो जस्ट बिगनर है उसके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होगी। तो पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ से मैं कुछ बता दूंगा डेफिनेटली, लेकिन
बेहतर है कि आप अपने आसपास जो भी आपको लगे कि वो केपेबल है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, मे बी कोई कोचिंग टीचर हो सकता है, कोई और सिलेक्टेड पर्सन हो, और ज़रूरी सिलेक्टेड पर्सन हो। मुझे गाइड करने वाले जो मेरे मामा थे, है ना, उनका प्री क्वालिफाई मतलब होता था, मीन्स क्वालिफाई नहीं हुआ कभी, एक आध बार हुआ भी, लेकिन कुल मिलाकर उनका फाइनल सिलेक्शन कभी हुआ नहीं। ठीक है। पर पूरी इनिशियल जो शिक्षा कहते हैं ना कि जो पूरा रोड मैप उन्हीं ने तैयार करके दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति और ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि ट्रस्टवर्दी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग आपको अननेसेसरी, है ना, क्योंकि बता देंगे। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा रोड मैप शुरू में दिया। तो मेरी एक प्लानिंग ऐसी रहती है कि आप हर महीने, जैसे मान लीजिए अगले साल प्री में अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली 3 महीना आपको प्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप पहले तो 1 साल केवल रीडिंग करें, जो भी सिलेबस है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप केवल 1 साल रीडिंग करें अच्छे से और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मतलब आपको ये पता हो कि सिलेबस में क्या क्या है, आप समझ लें पूरी चीज़ें। उसके बाद क्या होगा, जब एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ फैमिली इन रिडक्शन ऑफ करप्शन, ठीक है, बेसिक चीज़ है। इस टॉपिक को अगर आप किसी भी नोट्स या किसी किताब से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 साल आप अच्छे से रीडिंग करें, सिलेबस की समझ डेवलप करें। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर जब प्रिपरेशन करेंगे, मैं बता रहा हूँ 2 साल का प्लान फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैंने वो किया था। ज़रूर। तो उसके बाद आप मान लीजिए कि पहला साल आप ऐसे ख़त्म करती रीडिंग के द्वारा, साथ में आप हिंदी को लेकर चलें हमेशा। हिंदी जैसे आप मान लें दिन में अगर आप 12-13 घंटा पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 9-10 घंटा मीन्स का कोई सब्जेक्ट की रीडिंग करें। बाकी डेली थोड़ा सा लूसेंट, 1 से 1.5 घंटा परीक्षा दाम, और थोड़ा सा हिंदी। ठीक है, हिंदी उनके लिए जिनकी वीक है, जैसे मेरी हिंदी वीक थी, नहीं तो हिंदी की लोग की अच्छी है तो वो पेपर से 7-8 दिन पहले पढ़ते हैं, हिंदी बन जाती है। तो वो भी काम हो सकता है। उसके बाद जब पहला साल ख़त्म हो तो आप हर महीने मान लीजिए पेपर 1 का पार्ट ए, नेक्स्ट महीने पेपर 1 का पार्ट बी, लगभग हर महीने आप क्या करेंगे, 150 नंबर का पेपर कवर करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह क्या होगा, 8वें महीने तक आपका पूरा पेपर 1, 2, 3 और 4 ख़त्म हो जाएगा। बचेगा हिंदी और ऐसे। तो ऐसा है कि आप जब भी आपका मेंस देने का टाइम जब आएगा तब आप कर लो प्रैक्टिस। जैसे मेरा ऐसा वीक था, बहुत छूटता था, तो मैंने क्या किया, 21 के मेन से पहले 1 महीने तक मैं डेली उठता था सुबह। पहला काम मेरा रहता था सिर्फ ऐसे लिखना। मैं डेली कैसे लिखता था, पूरा दिन निकलने में शाम को फिर उस ऐसे को चेक करता था कि कितनी स्पेलिंग एरर्स हैं, कहाँ पे थोड़ा फ्लो गड़बड़ हुआ, और ऐसे में लिखते समय मुझे कितना दिक्कत हुई शॉर्ट्स को रिकॉल करने में, क्योंकि इंग्लिश जब जीएस में पढ़ रहे, जीएस इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो हिंदी के वर्ड्स ध्यान नहीं आते ऐसे लिखते टाइम। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो लगभग आप मान के चलेंगे सेल्फ स्टडी करते हैं 2 साल में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और क्योंकि सेल्फ स्टडी में इतना टाइम लग रहा है तो मेरे साथ कोचिंग में थोड़ा टाइम कम लगना चाहिए फिर। इसका मतलब कोचिंग अगर आप करते हैं तो 1 से 1.5 साल, क्योंकि कोचिंग में क्या है ना, जो 1 साल आप अंडरस्टैंड डेवलप कर रहे हो वो कोचिंग खुद करवा देगी। बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, राइट, और उसमें थोड़ा आप चेंजेस कर लें, मॉडिफिकेशन कुछ हटा दें, कुछ ऐड ऑन कर लें, तो चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे नहीं 3 साल की फाउंडेशन कोर्स जब 2 साल में सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो 3 साल फाउंडेशन में कैसे लग सकते हैं, मतलब सोचने वाली बात। अब वो बात होगी, ये एक्सपर्ट अपने अपने खाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब जैसे बच्चा ग्रेजुएशन करने आया, वो चला गया 3 साल फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है, उसकी बीए जब तक ख़त्म हुई उसी टाइम उसका वो ख़त्म हो रहा है फाउंडेशन कोर्स। अब आप सोचो जब कोर्स ही 3 साल में ख़त्म हुआ तो पेपर ग्रेजुएशन के साथ कैसे निकल जाएगा। जो बच्चा सोचता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो, नॉट पॉसिबल ना। तो नहीं है पॉसिबल। थोड़ा सा चेंज करें। कोचिंग वाले अगर सुन रहे हैं तो भाई थोड़ा एक बार थोड़ा सोच लें कि 3 साल के फाउंडेशन कोर्स क्या सेंस है ना। 3 साल तो वो टाइम है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के मेन से स्टार्टिंग करके और पेपर निकाल ले जाओ और अच्छी रैंक के साथ, ना। तो 2 साल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और मेन चीज़ है फोकस, जो आपने बोला ना कि क्या स्ट्रेटेजी हो, फोकस रहें, टाइम वेस्ट ना करें बस। देखो भाई, मैं आपसे टाइम की वैल्यू और टाइम के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो मैं करूँगा आपसे आगे।
एक चीज़ जो मुझे आपसे बात करके फील हो रही है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप रैंक 1 है, इवन आप सिलेक्ट नहीं भी हुए थे और अगर हम मिल के बात कर रहे होते मैं आपको सेम बात बोलता। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं भोलाराम या भरकुआ पे जो बहुत मैच्योर साउंड करें या जो एक रियलिस्टिक बात करे जो ग्राउंड पे चल रही है। मोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको इमोशन स्ट्रगल दिखाने वाले बहुत लोग मिलते हैं इस जर्नी के अंदर, जो आपको अलग अलग ऐसी बातें करेंगे जिससे आप मोटिवेटेड तो फील करोगे बट रियलिस्टिक नहीं होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे अप्लाई नहीं होती। बट आपसे बात करके मुझे ये तो फील हो रहा है कि आपकी बातें ग्राउंड पे अप्लाई की जा सकती है, और मैं इस सारी बातों को एग्री करता हूँ क्योंकि मेरी एस्पिरेंट लाइफ में मैं इन चीज़ों को मैंने सेम चीज़ों को फॉलो किया है। तो कहीं ना कहीं मैं एज एस्पिरेंट आपको देखता हूँ कि अगर मैं 4 साल पहले जब तैयारी करता था तो मैं अपने आप को आपके अंदर देख पा रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट जो तैयारी करता है, हमने एकेडमी के बारे में बात की, पॉइंट ऑफ व्यू कि 3 साल क्यों लग रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहता है, डू यू फील कि वो पॉसिबल है या नहीं है, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर कि किसी एस्पिरेंट को एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? मेरे ज्वाइन करने के रीज़न ये भी थे कि कॉलेज में ऑलरेडी फीस जा रही थी, है ना, तो मुझे लगा कि ये फीस भी जा रही है, फिर यहाँ फीस देनी पड़ेगी कोचिंग में, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब हम अवॉइड करते हैं कि घर वालों के पैसे बजट से खर्च ना हो। अब बात बोला कि वो दे तो देंगे लेकिन एक अपन भी प्रेशर फील करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी रीज़न तक मैंने कोचिंग नहीं करी। तो मैं इस पर हुआ था, आपको ध्यान हो कि 2020 में आई थिंक आई सेलेक्ट हुई थी सृष्टि जैन देशमुख, हाँ आपको ध्यान होगा, यस रैंक है ना, उनका सोशलॉजी ऑप्शनल था। तो मेरा उस समय कहते ना मूड बन रहा था कि मैं तैयारी कर लूँ, कोविड का टाइम था, थोड़ा बहुत मैंने GS हल्का फुल्का पढ़ा कि देखूँ कि GS में लाइक चीज़ें हैं भी कि नहीं। हाँ। तो उनका सिलेक्शन हुआ, 5th रैंक उनकी थी। उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, यहीं उन्होंने भोपाल से घर से लेकर तैयारी करी। तो मुझे ये फील हुआ कि जब यार लोगों ने UPSC निकाल ली, और उनका भी ऐसे ही था, 2-3 साल उनका पूरा प्रिपरेशन मीन्स राइटिंग और 5th रैंक आना फर्स्ट अटेम्प्ट बड़ी बात थी UPSC में। तो मुझे लगा कि यार अगर UPSC निकाल पा रहे हैं लोग, सब अपने जैसे ही हैं। अब आप ये सोचो, अगर मेरे 12th में 80% बने हों और मेरे संग में किसी दूसरे बच्चे के भी उसी साल 80% बने हों, ठीक है, इसका मतलब 12th में तो वो दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम था, सेम, राइट, ठीक है। इसका मतलब एक आप कहते हैं ना कि हम कुछ कनेक्शन बिठा पाते हैं कि वो भी तो हमारे जैसा है, अगर उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, राइट। सेम स्कूल में वो पढ़ रही हैं भोपाल के जहाँ दूसरे बच्चे पढ़े होंगे। तो सिर्फ थोड़ा सा ना कि एक बड़ा गोल देखने का और एक डिसिप्लिन फॉलो करने का बात है ना। तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ, मैंने बिना कोचिंग मैंने कहा नहीं हो सकता है, अपने आप पे विश्वास किया। फिर क्या करोगे आप कि फिर हम सोचते हैं कि पता कहाँ से लगे। फिर मैंने मामा से बात करी, मैं इंदौर में था तो सब साथ में लोग तैयारी कर भी रहे थे, और एक डेफिनेटली जब मैं इंदौर आया तो एक अच्छी बात ये रही कि मुझे एक अच्छा माहौल मिल गया। हमारे हॉस्टल में सारे लोग पुराने सीनियर थे, है ना, लगातार उनके एग्ज़ाम थे, तो एक वो एक गाइडेंस अच्छा मिल गया। हाँ, कोचिंग करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जैसे बेस अच्छा नहीं है। मेरा बेस नवोदय होने के कारण बहुत अच्छा था। मुझे नवोदय के बारे में बात करनी थी आप। क्लाइमेटोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, हमारे मिश्रा सर थे 9th क्लास में, उन्होंने ऐसा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया था ना, क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल 9th क्लास में, हालांकि लोग 11th की NCERT पढ़ते हैं। मतलब जब मैं अगर उसको किताब पढ़ता हूँ ना तो मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल करके बताया था। माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है ना, बहुत ईजी है ना। क्लाइमेटोलॉजी उन्होंने इतना आसान कर दिया। हमारी जूनियर क्लास में मैडम थी शर्मा मैडम, वो केवल क्या करती थी, आप कहते ना किसी का नरेशन कितना अच्छा हो सकता है, अगर आपको उन्होंने 1857 की क्रांति किताब में सिर्फ पढ़कर सुना दी, आपको वो शब्दशः कहानी जैसी याद रह जाएगी। उनका जो भी कह लो, उनकी वॉइस जो हो या फिर उनका नरेशन स्किल कह लो, वो सिर्फ नरेट करती थी, कुछ नहीं करती थी। किताब में सब लिखा ही हुआ है, पूरा आपको याद रह जाएगा, है ना। मतलब कहते ना कि वो 1857 क्रांति तो ऐसी ध्यान थी ना, यहाँ का भी दिक्कत आई नहीं। तो उस बेस ने हेल्प करी कोचिंग को अवॉइड करने में, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। अब किसी का बेस अच्छा नहीं है या फिर किसी को लगता है कि हाँ उसे ज़रूरत है गाइडेंस की, क्योंकि सेल्फ स्टडी में चले जाता है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि कोचिंग में तो क्या है कि आप सुबह 7-8 बजे उठे, कोचिंग चले गए और आ गए, आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि कितना सिलेबस हुआ कितना नहीं हुआ, ये कोचिंग वाले अपने आप से हैंडल कर रहे हैं। भाई इंस्टीट्यूट ये देख लेगा कि आपका कितना सिलेबस हुआ, वो खुद देख रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको हर चीज़ खुद देखनी है ना। आप ये तो हो गया डिसएडवांटेज, लेकिन कुछ एडवांटेज ये भी हैं। मन नहीं है सुबह तो शाम को नोट्स बना लो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। दूसरी बात है क्योंकि मेरा कॉलेज की पढ़ाई कुछ ना कुछ तो रहती थी, तो उस कोचिंग की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई के कारण कोचिंग से टाइमिंग मैच नहीं हो पाई। क्योंकि कभी सुबह क्लासेस हैं, क्योंकि कॉलेज में ऐसा नहीं होता ना कि 10 से 12 लग गया, कभी सुबह क्लासेस कभी शाम को क्लासेस, तो ऐसा था। तो या फिर जॉब है, जैसा अभी मेरी प्रेजेंट में जॉब चल रही है, 10 to 6 जॉब है,
ठीक है। ठीक है, कभी कभी आप, क्योंकि वो कोई ऐसी कॉर्पोरेट जॉब तो है नहीं है, हम्म, कई बार आप आगे पीछे हो जाते हो टाइम से, 6 से 8 बज जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग रेड में थे, हम्म, है ना, हम लोग 9-10 बजे रूम पे लौटे। तो क्या होता है कि ठीक है। जॉब में ये सब चेंजेस होते रहते हैं। अब जॉब के साथ आप कोचिंग कैसे करोगे? अब जैसे मान लीजिए आप जॉब जाते हैं हम्म, तो फिर टाइम ही नहीं बचता। आप कोचिंग जाओगे कैसे जाओगे? 5-6 घंटे, तो हम्म, मुझे लगा कि कई सारे लोगों के लिए सेल्फ स्टडी ही मतलब वो ऑप्शन नहीं, मतलब वो कंपलसरी का वही करना पड़ेगी। तो डिसिप्लिन होगा तो फिर कर सकते हैं। बट अगर आप एकेडमी नहीं करते हो तो उसके लिए एक चीज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, उसके बिना नहीं होगा। और मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत guidance मुश्किल भी। भी है। हाँ, गाइडेंस भी। और मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि आपके पास में फ्रीडम है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड और बहुत आसानी से आप हो सकते हो। आपके साथ कभी ये चैलेंज फील नहीं हुआ क्योंकि आप एकेडमी नहीं जा रहे हो, सिंस आपका बेस बहुत स्ट्रांग था और नवोदय मेरे ख्याल से मेहनत करने की आदत डाल देता है। नवोदय की स्पेशलिटी है ये। तो आपके साथ कभी डिस्ट्रैक्शन वाला मोमेंट नहीं आया कि यार चलो दोस्तों के साथ कभी ज़्यादा हो गया? ये आपने बैलेंस कैसे किया? पहली चीज़ तो डिस्ट्रैक्शन ऐसा ना हो जो लंबे समय तक चले। ठीक है। मान लो दोस्तों के साथ समय ज़्यादा ख़राब हो भी गया, जो कि कभी कभी हो भी जाता था, हाँ हाँ, कोई बात जैसे- नहीं, एक दिन की बात थी। लंबे डिस्ट्रैक्शन ना हो कि रोज़ नियम बन गया कि हम रोज़ 3 घंटे दोस्त बैठेंगे चाय पियेंगे, है ना। एक समय वो भी था कॉलेज के, जब कॉलेज में जब तैयारी कर रहे थे, जब क्योंकि कॉलेज के दोस्त भी थे, तो कॉलेज के टाइम जब तैयारी कर रहा था तब मैं भोलाराम में बहुत बैठे रहते थे, है ना। जब दोस्त चले गए तो फिर आना जाना कम हो गया, फिर थोड़ा और फोकस बढ़ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिर पूरे दिन पढ़ाई किया करो। जैसे 6-7 घंटा अगर पढ़ाई करें तो क्या होगा, फिर रिस्क है कम ज़्यादा होने का। बढ़िया पढ़ो 12-13 घंटा, थोड़ा बहुत समय ख़राब हो भी गया, एडजस्ट हो जाएगा ना। तो भी 8 घंटे तो निकाल लो। 8 घंटे निकाल 600 लोगे तो ऊपर निकाल लोगे। तो कुल मिला के है कि इस चीज़ के लिए थोड़ा परेशान रहना चाहिए कि मेरी पढ़ाई 12 घंटे क्यों हो पाई, 13 घंटे होनी चाहिए थी। अब आप ये सोचो, अनुमान लगाओ, पेपर की बात कर रहे हैं, हमने नहीं कह रहे प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा। ठीक है। ऑन पेपर 6 घंटे नींद सफिशिएंट है ना। Right. अभी इतनी सो पाते, इंटरव्यू था इतनी सो पाए। कितना टाइम आप खाना खाने में दोगे और अपना नहाने और डेली एक्टिविटीज़ में? 3 घंटे around। 3 घंटा, 6-3-9, 9 कितना टाइम बच गया दिन भर में? काफ़ी 15 घंटे करीब। 15 घंटे। मान लो घर पे बात कर लोगे 14 घंटे, 1 घंटा और मान लो, ठीक है। है ना। कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट कुछ टाइम दे रहा है, तो कितना बचा? 13 घंटे बचे। 13 घंटे। तो पेपर पे कितना आसान लग रहा है ना। बस इस आसानी को अगर किसी तरह फॉलो कर लिया तो काम बन जाएगा। एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करना, उसमें क्या करना पड़ेगा कि आप अपना मोबाइल चलाना कम करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना कोई बहुत डिसिप्लिन और थोड़ा सा कि बिल्कुल सोचा, मुझे लगता था कि यार फ़ोन चला रहा हूँ बहुत, तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करें, तो फ़ोन अलमारी में रख दिया, सुबह से रखा, शाम को निकाला, क्योंकि सिर्फ घर पे बात करनी होती है। घर वालों को टाइम फिक्स था कि हम लोग 9 से 10 बात करते हैं डेली। ठीक है। उसके बीच में पेरेंट्स भी शायद ही कुछ काम पड़े तो कॉल करें, तो नहीं करेंगे। और कोई कॉल मेरे पास पता पड़े 15 दिन हो कोई घर से अलग कॉल आया ही नहीं। और होशर के लोग क्योंकि साथ रहें तो कभी कुछ काम पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिसेस फॉलो करी। ठीक है। फिर मन में आया कि इंस्टाग्राम टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो हटा दिया, है ना। पूरे फिर उस प्रिपरेशन में इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन ही नहीं किया। तो मैं ओपन ऐसे नहीं करता था कि बस चलो डीएक्टिवेट कर देते हैं, मन ख़राब है। ठीक है। फिर मैं थोड़ा प्लेज लेता था कि अपने आप को बांधा कैसे जाए। तो मैं बोल दिया कि अगर मैंने इंस्टाग्राम अब फिल्म से पहले खोली तो मेरा पेपर नहीं निकलेगा। मत दिमाग में फियर आ गया अब, हाँ। तो फिर आप क्या है कि बचोगे, क्योंकि आपको पता है कि पी निकालना पूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं हमेशा कुछ एक चीज़ ऐसी करता था कि आप बंधे रहो उस काम को ना करने से। जैसे मूवीज़ देखना मुझे पसंद थी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास आया तो अवॉइड कर दिया, है ना, कि नहीं अभी नहीं देखते, एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। मतलब कई सारी अच्छी चीज़ मूवीज़ अभी बीच में आई, लेकिन मैंने कितनी कुछ, लेकिन वो मूवीज़ नहीं देखी। बहुत मन में ऐसा नहीं आपको आएगा, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, ज़रूरी है। वो सेल्फ कंट्रोल तो लाना पड़ेगा। हाँ। और मेरे ख्याल से ये वो कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है प्रेजेंट में। ज़रूरी अब कितना, एक वो डायलॉग है कि बड़ी पिक्चर देखो। बड़ी पिक्चर कैसे देखना कि जैसे मान लो जब मैं अभी तैयारी कर रहा था तो एक इन्जॉयमेंट हो सकता था कि मैं डेली दोस्तों से मिलूँ, हम लोग मूवीज़ देखने जाएँ थिएटर में, या फिर कहीं और कुछ और भी चीज़ एक्टिविटीज़ कई सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। क्या वो उससे मिलने वाली खुशी, भाई हम कह रहे हैं आप बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो, आप सिर्फ किसे फोकस कर रहे हो, खुशी पे, जो चार वक्त की फिलोसॉफी है ना, कि सिर्फ प्लेजर पे ध्यान दो। लेकिन प्लेजर की क्वांटिटी भी ध्यान दो ना, उन एक्टिविटीज़ करते हुए जो प्लेजर मिल रहा है और रिजल्ट आने के बाद का जो प्लेजर है, वो मोमेंट
है ना। अब भाई सबके आसपास कोई ना कोई लोग सिलेक्ट होते हैं, कभी पूछो उन लोगों से कि भाई कैसा महसूस हुआ, है ना। और वो ना पूछने के बाद भी ना आपको पता नहीं पड़ेगा। हमको अगर सिर्फ किसी दूसरे के होने से खुशी हो रही है, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ ना तो पूरे हमारे विजयपुर के लोग, पूरे रायसेन के लोग, नवोदय जो नवोदय के हैं वो खुश कि भाई नवोदय किसी ने। आप सोचो सिर्फ उस आइडेंटिटी मैच होने के कारण आप खुश हो पा रहे हो, जब खुद का होगा तो अब स्थिति क्या होगी खुशी की, इंसेन है ना। तो अगर मटेरियलिस्टिक भी हो भैया तो कम से कम कंपेरिजन कर लो कि जो छोटी मोटी खुशी है वो क्या क्षणिक सुख है। अब सिलेक्शन खुशी कैसी है, 5 साल पुराने की सिलेक्टेड से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि नहीं वो मोमेंट था, वो दिन जो था, है ना, उसको वो डेट नहीं भूला होगा, भूल नहीं सकता ना। तो बड़ी पिक्चर देखो, थोड़ा पेशेंस करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। आपके मोमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका 2 बार हुआ है, तो पहले जब 2022 में सिलेक्शन हुआ एंड यू गॉट सिलेक्टेड, क्या था मोमेंट आपका? नहीं, पहली और दूसरी बात में एक चीज़ सेम जो थी, जो मेरे साथ कम होती है कि दोनों बार जब रिजल्ट लिखते तो भाई इतना रोना आता है कोई हद नहीं, है ना। 10-15 मिनट तो आपको कुछ नहीं समझ, आप सिर्फ रो रहे होते हो। आप कोई साथ हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, लेकिन वो मतलब अनकंट्रोल होता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है ना कि जैसा बाहर तो लोग खुश हैं, लेकिन एक बता देता हूँ कि मेरा दोस्त था पहले, अमन, अभी भी है, बातचीत होती रहती है। उसने मुझे काफ़ी साल पहले, जब मैंने तैयारी चालू भी नहीं की थी, जब कॉलेज में था और वो प्रिपरेशन यहाँ कर रहा था कोचिंग से किसी से, ठीक है, उसने मुझे एक पोयम पहुँचाई थी, अंतिम ऊंचाई। कभी सुनी आपने अंतिम ऊंचाई? नहीं मैंने सुना। अच्छी पोयम है। अगर आपको याद है तो प्लीज़। नहीं याद नहीं है, उसकी लास्ट लाइन बस मुझे ध्यान है। बहुत बड़ी पोयम है। मुझे ना एक कमज़ोरी है मेरी, निबंध भी लगता था ना तो लोग बोल देते कि वो कुछ लाइन साथ कर लो, पर मुझे ना कभी याद नहीं हुई। मैं खूब गाने सुन रहा हूँ लेकिन मुझे गाना कोई याद नहीं है। ठीक है। उस पोयम की लास्ट लाइन है, कुंवर नारायण की पोयम है। तो उसने जब मुझे पोयम पहुँचाई तो हम लोग ना क्या करते थे, 4 बजे तक सुबह जगते थे, है ना। 4 बजे अपने हॉस्टल से आता था, मैं अपने हॉस्टल से, ठीक है। और भवर कुआ में ना एक आपको ध्यान में पोहा खुलता है सुबह 4 बजे, हाँ, एक ज्ञानी जी के पीछे। हाँ, ज्ञानी जी के पीछे। तो वहाँ हम लोग पोहा खाते थे फिर सोते थे, मतलब पूरा रूटीन ना एकदम उल्टा था। ठीक है। और फिर 10-11 बजे उधर उठते थे। तो अब वो थोड़ा सा जॉली आदमी था, है ना, गाना खूब, पोयम दुनिया भर की याद, उसका इंटरेस्ट था, मतलब अच्छा, ठीक है। उसका गाना भी बढ़िया था। उसने मुझे वो पोयम दिखाई, हम वैसे ही बैठे हुए थे स्क्वायर पे ही, उसने मुझे पोयम दिखाई कि कितनी अच्छी पोयम है। मैंने बोला यार बकवास पोयम है, अजीब पोयम, पढ़ोगे ना पहली बार हमको फील नहीं होगी। उसकी लास्ट लाइन कुछ ऐसी है कि जब तुम अपने माथे पर बर्फ़ का आखिरी तूफान झेलोगे फिर भी कांपोगे नहीं, है ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई अंतर नहीं बचा सबको जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। तो उस समय मुझे वो पोयम ना समझ में नहीं आई। वो पोयम मुझे समझ में आई जब 2022 का रिज़ल्ट आया। 22 का रिज़ल्ट आया, आप सोचो ना कि ऐसे विद इन सेकेंड वो पोयम ध्यान आई कि मतलब कुछ फील नहीं होता आपको, क्योंकि ना आप भाई शॉकिंग क्या होता है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। आप देखी जाए तो कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है और जिसका एग्ज़ाम है, जिसने इंटरव्यू दिए हैं, किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा तो उसने मेहनत करी है। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से हर व्यक्ति जिसने इंटरव्यू दिया है सबके चांस हैं कि वो उस रैंक 1 तक या फिर DC तक, अपनी मनचाही पोस्ट तक पहुँच जाए। लेकिन इतने सारे फेलियर सब देख लेते हैं, तो आप सोचो ना कि जैसे घर वालों ने देखा होगा आपने, कुछ बुरा होता है तो हम लोग परेशान हो जाएंगे और घर वाले क्या रहेंगे, ठीक है फिर से दे लो, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जब इतना आप सब फेस कर लोगे तो ना आपको अच्छा भी बुरा लगेगा, नहीं भी होता ना तो भी सेम रहते, हो गया तब भी सेम है। तो वही बात है, सबको जीत लो तो सेम है, हिम्मत नहीं आ रहा तो सेम है। मेरे ख्याल से ये बहुत डीप बात है। अगर आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हो इस वक्त तो आप जिनका सिलेक्शन हुआ होगा ना वो समझ पा वो अगर इस पोएम को पढ़ लेंगे ना, या जिसने जो भी अचीव किया, जैसे आपका ये चैनल एकदम सक्सीड कर गया अभी, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। राइट कि ये लास्ट लाइन्स आई थिंक हर एस्पिरेंट ने सुनी होगी, ये बहुत पॉपुलर लाइन, ये पॉपुलर है, पर मुझे पता नहीं था कि पूरी पोयम अगर पढ़ोगे ना तो और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी पोयम। ज़रूर पढ़ेंगे। भंवर कुआं के किस्सों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि PSC पढ़ाई ये सब चीज़ें एक तरफ है जो सबके साथ होती है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन लाइफ में आपके किस्से परमानेंट होते हैं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं। हमने स्टूडेंट की लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बात किया है, तो हम स्टूडेंट लाइफ के, आपकी स्टूडेंट लाइफ के किस्सों के बारे में भी बात करना चाहते हैं। कोई किस्से बता दो जो भंवर कुआं पे आपने एक्सपीरियंस किया हो। अब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं, चलो एक मुझे बात ध्यान है, ठीक है। मैंने एक बीच में ब्लॉग लिखने चालू किए थे, 2 ही लिखे, फिर मैंने कहा यार पढ़ लेते हैं अभी ये सब काम बाद में, ठीक है। तो वो एकदम अंदर से फीलिंग आई कि लिख लेना चाहिए। ऐसा कुछ स्टोरी थी छोटी सी, मतलब मैंने प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि जैसे मुझसे लोग ये पूछते थे कि बाहर घूम रहे हैं लोग साथ में,
है ना, लड़के लड़की घूम रहे हैं, दोस्त है ना, आप स्मोकिंग करते हुए घूम रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप जज करें, सबका चल रहा है। लेकिन मुझसे लोग ये बोलते थे मेरे दोस्त कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू भी ये काम कर ले? हाँ। तो मैंने कहा यार कम से कम कुछ लोग तो कंपटीशन कम कर रहे हैं सही है ना, तो वो तो दुखियों की बात नहीं है कि मैं नहीं जा क्यों नहीं हूँ, अच्छी बात है कि भाई और करो और मोटिवेट हो गया आप और इस दिशा में जाए हम तो कंपटीशन कम चाहिए, सही है ना, कहीं तो कंपटीशन कम हो। चलो पर लेकिन क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था स्कूल गई, उसका फ्लैट था। अच्छा क्या था, आप ये ऐसे समझ लें कि उसका फ्लैट जो था ऐसे फ्लैट है और जस्ट ऐसे एक गर्ल्स में का पिज़्ज़ा हॉस्टल था, बिल्कुल ऐसे था। तो इतना नज़दीक था कि उसकी बालकनी में से आप उनकी विंडो से कुछ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। जब उनके फ्लैट पर उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई कि इतना इतना पास है, मतलब वो ऐसे जैसे नहीं जैसे सनसेट पॉइंट होता था, लोग आते हैं कि सनसेट देखो सनसेट पॉइंट, तो बालकनी पकड़ के ले गया, देखो देखो कितना पास में मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छा वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था पीसी तैयारी, उस समय मैं था सिर्फ कॉलेज में, है ना, तो मैं कॉलेज में था तो मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री रहता था, कभी उनके रूम पे चला गया, कभी कहीं और चला गया। तो लेकिन मुझे लगता मैं कोटा से आ चुका था, मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा नंबर उतने नहीं आए थे, लेकिन फिर मुझे लगता था कि भाई पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं था मैं कोटा मक्कारी करी थी, लेकिन आप क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मैनेज नहीं कर पाते, ये कहते हैं ना लाइफ मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर था। तो वो क्या करता था, पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सिलेबस क्या चल रहा है पता नहीं है, पढ़ाई क्या हो रही पता नहीं है। भाई साहब क्या करते थे, बगल में जो लड़की रहती उसने बोला कि आज मुझे एक खाने को मैंने बना के दे दी, तो वो क्या करता था कि मुझे बोलता है कि देवांशु उसको ना भरमा भिंडी बहुत पसंद है वो यार वो पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो भरमा भिंडी बनाने लगा हुआ है। तो पूरे दिन उसके कहते ना जब तक वो सोच में रहता रहा ना, हर हफ्ते वो कोई नई डिश बता देती और वो सब बना दे और पूरा सब भूल भाल के। तो थोड़ा सा ना मतलब क्या कहना चाहिए, इमेच्योरिटी है कि यार मतलब मैंने फिर ये समझा कि होता क्या है ना कि आप घर से आए, ये तो इंसिडेंट था, लेकिन इंसिडेंट बिना कुछ मोरलिटी उसके कंक्लूजन तो होगा नहीं। कंक्लूजन ये है कि हुआ क्या, भाई वो छोटी जगह से आया, अब भाई सब बच्चे देख रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छी फैमिली से नहीं, सबकी फैमिली कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी, कोई गरीब होंगे, कुछ भी होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, लेकिन फैमिली बड़ी हमारी एक सिंपल लाइफ जी रही है ना। वो कोई हर हफ्ते खाना खाने नहीं जा रहे हैं, वो कोई हर हफ्ते मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पहुँचाया गया किसी पर्पज़ के लिए कि हम जाकर कुछ ऐसा करें ताकि हम उनके लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बेटर कर सकें, और जो कुछ उन्होंने स्ट्रगल फेस किए शायद हम वो ना करें, ठीक है। लेकिन आदमी जब शहर में आता है तो उस चकाचौंध में, ये मेरे ब्लॉग की कंटेंट था, मैंने ब्लॉग में लिखा था, क्या होता है उस चकाचौंध में खो जाते हैं कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, पूरे दिन घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस पूरी चकाचौंध में आप अपना पर्पस भूल जाते हो। और पर्पस भूला आदमी फिर वो कैसा ही हो, वो हीरो तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा क्या है मेरा है कि आप ये ध्यान रखें कि भले ही कितनी भी शहर में आ गए हों, आपको वापस लौटना भी है। भाई भूल जाते पर्पस, अगर यहाँ रहना होता तो यहीं रह लो, ठीक है, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, खुशहाल में क्या बुराई है, लेकिन आपको लौटना है भैया वापस, अभी नहीं तो 5 साल बाद सही, लेकिन आपको वापस लौटना है, इसलिए जितना समय हो पढ़ लो। और ये बहुत पावरफुल बात कही है आपने, क्योंकि शायद इस पर्सपेक्टिव पे मैंने भी कभी सोचा नहीं है कि आप इंदौर आ तो गए हो, आपको 4-5 साल बिताने हैं, उसके बाद आपको वापस घर जाके चेहरा दिखाना है। और इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम एस्पिरेंट होते होंगे जो सोचते होंगे, ये थॉट नहीं जाता है यहाँ पर, राइट। और मैं अगर अपनी बात कहूँ ना तो मैं इस बात से इसलिए रिलेट कर पा रहा था क्योंकि जब भी आप किसी बड़े पर्पस के लिए आते हो, क्योंकि देखो जिस दिन आपने सोचा कि आप MPPSC की तैयारी करोगे तो हर एस्पिरेंट ये तो सोच के आता है कि डिप्टी कलेक्टर या DSP बन के जाऊँगा या तो रैंक 1 बन के जाऊँगा, क्योंकि हमारे एस्पिरेशन डे 1 से बड़े होते हैं। बट ज़रूरी है कि हम उस पर्पस को याद रख के वो चूज़ करें जो इसको पाने के लिए करना है, वैसी हैबिट बनाएं, वैसे रूटीन में आए, वैसा डेडिकेशन रखें। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हुए तो फिर आप पीछे जाओगे, राइट। हम कुछ क्वेश्चन ऑडियंस के लेंगे, उसके बाद में हम प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं ऑडियंस के। तो आप में से किस किस के पास में क्वेश्चंस है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो बच्चे 2026 का देने वाले हैं, जैसे मैं 2-3 मेंस लिख चुका हूँ, मेरा मेंस नहीं हुआ अभी तक, तो जैसे मैं 2026 लास्ट अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ, फिर अदर फील्ड देखना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो, MPPSC से या फिर 1D एग्जाम कोई भी हो, तो 2026 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए आप कि मतलब प्री भी हो जाए, मेंस भी हो जाए, कि मेंस की कैसी तैयारी करें कि दोनों साथ में हो जाए। जैसे आपका 3 बार आप मेंस दे चुके हो, हाँ, तो मेंस आपका तैयार है पूरा सिलेबस?
नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? मेंस नया सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ है पुराना कुछ सिलेबस नहीं तैयार है। होगा ना? हाँ पुराना है। नया थोड़ा ही एडिशन है। जैसे मैं बताऊं कि वो ऐसा लग रहा है देखने में कि 22 और 24 के मेंस के रिजल्ट वो उसमें है, सिलेबस में बहुत चेंजेस है, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा अच्छे से देखोगे ना तो मेरा जो अभी 24 का मेंस निकला, ये निकला 22 के दम पे ही, क्योंकि 4 अगस्त तक तो मेरा CAPF एग्ज़ाम मैंने दिया, तो मैं स्ट्रिक्टली CAPF एग्ज़ाम में लगा रहा कि मुझे लगा कि यार PSC में गड़बड़ चल रही कहानी, तो हो सकता है कुछ प्लान भी अपना तैयार कर लें। 4 अगस्त के बाद मैंने चालू किया। पिछले साल कोई ऑप्शन ऐसा इंग्लिश मीडियम में मटेरियल बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो एक ही कोचिंग उपलब्ध थे, वो थी उत्कर्ष। मैंने उत्कर्ष के पूरे नोट्स ले आया, बेस से तैयार किया और मेंस दे दिया। तो पहली चीज़ तो है कि सिलेबस अपना अपडेट कर लो मेंस का किसी भी कंडीशन में, क्योंकि प्री निकल जाने के बाद भी अगर मेंस तैयार नहीं है तो प्री निकल जाने का कोई मतलब भी नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है ना प्री निकल जाने से। हर साल कितने लोग निकाल रहे हैं प्री। तो अभी मान लो मैं होता तो क्या करता, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आप ऑलरेडी 4 मेंस दिए, मतलब प्री आपका थोड़ा सा कमांड तो है। 24 वाला निकला था? 24 का नहीं निकला, 23 का निकला, निकला। 23 से 24 ना? 23 तो 25 का होगा? नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ठीक है, ओके। कुल मिला के 23 की वैकेंसी में भी सीट बहुत कम थी, तो आपने कम सीट्स में तो प्री निकाला है, तो मतलब आपका प्री वाला पोर्शन तो अच्छा है। आप ये बताइए कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया तो आप फरवरी तक निकाल लोगे प्री? इतनी कैपेसिटी है, निकाल लोगे ना? तो अभी 3 महीना फिर सिर्फ मेंस पढ़ो। मेंस में क्या करोगे, अगर नोट्स तैयार नहीं है पूरे सिलेबस के तो पहले तो नोट्स तैयार कर लो, ठीक है? नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे ना तो फिर क्या हुआ कि मेंस जैसा अभी पोस्टपोन हो गया, ऐसे लगभग अभी हर साल 1-2 बार पोस्टपोन हो जाता है, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस तब कर लेना। तो पहले नोट्स तैयार करो अपने, नोट्स तैयार इस महीनों में कर पाओ तो आंसर राइटिंग जरूर करो डेली। भाई मान लो कि 30% सिलेबस आपकी नया है, उसके नोट्स बनाते जाओ दिन में 5-6 घंटा, और 1 से 1.5 घंटा दो बढ़िया अपनी राइटिंग को, और कॉपी लिखने के बाद चेक कराते हो। जैसे अपन किसी से बोलते ना कि अभी डिस्कशन हुआ कि सेल्फ स्टडी में आप कई बार खुद से टेस्ट लिखते हो, लेकिन खुद से लिखे हुए टेस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर उसका असेसमेंट ना हो, तो असेसमेंट होना ज़रूरी है। तो आपके आसपास कोई भी ऐसा परिचित हो जिसको अच्छा नॉलेज हो मेंस की मार्किंग का, उससे कॉपी चेक जरूर कराएं, ठीक है? तो वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, और मेंस के बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं। हाँ, कंबाइंड हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड हम ये कर सकते हैं कि आप लूसेंट डेली पढ़ें और परीक्षा हम डेली पढ़ें, क्योंकि GS वाला हिस्ट्री का पोर्सन है, बेसिक क्वेश्चन लूसेंट से काफ़ी तक तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे वो चल गई है, क्या तो उसका नाम है, घटना चक्र। घटना की बहुत बड़ी किताब, मैंने एक बार पढ़ी, मैंने क्या यार पूरी प्री तैयार ये किताब पढ़ पाई, कम से कम मल्टीपल रिवीजन हो ना। तो लूसेंट आप डेली पढ़ो, परीक्षा आप डेली पढ़ो। अब आप बोले साथ तैयारी कैसे होगी, साथ तैयारी कैसा है, मेंस पढ़ोगे तो प्री तैयार होगा, जब प्री की तैयारी करोगे दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद, उससे आपको मेंस अच्छा होगा। तो अलग अलग कुछ नहीं है, प्री पढ़ोगे तो मेंस अच्छा होगा, मेंस पढ़ोगे तो प्री अच्छा होगा। लेकिन नए नोट्स के सिलेबस बना लेना, और नए सिलेबस में कुछ नहीं है, केवल वो थ्योरी है। जो एथिक्स में होता है ना कि फिलोसॉफिकल पार्ट, केवल आपको शब्दों में घुमाना है। सेम काम सोशोलॉजी में करना है ना? क्योंकि जैसे गोत्र और क्लैन, ऐसे उसमें नहीं बहुत सारे टर्म्स हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सेम काम एंटरप्रेन्योरशिप में है ना? तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, पढ़ते रहो बस, और ये मत कहो कि लास्ट अटैम्प्ट है। भाई कितने अटैम्प्ट, कितनी एज हो गई अभी? 25-26, ठीक है? तो इतना परेशान तो वो आदमी होता है जो 30-32 हो गया हो। क्या होता है जब ये मैं बच्चे से बता रहा हूँ, मेरे भाई ने भी कुछ, मेरे भाई की अपने एग्ज़ाम रहे, जब आपने दिमाग में मैसेज दोगे ना कि आखिरी अटैम्प्ट है, तो आपको ये पता है कि यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, ये तो आपको समझ में आ गई कहानी। जब निकलने वाला हूँ तो आप क्या करोगे, कई बार जब पढ़ने का मन भी नहीं करेगा तो आप करोगे ठीक है रहने देते हैं, आखिरी अटैम्प्ट है, कुछ और देखेंगे, ये और हो जाएगा। इतना आसान यहाँ से निकलने जाने के बाद वन डे एग्ज़ाम भी नहीं है, उसकी अपनी कठिनाई है। अभी कोई बात नहीं है, पढ़ो आराम से, ये मत सोचो आखिरी अटैम्प्ट है। जॉब लग भी गई, मान लो वन डे एग्ज़ाम निकल गया, फिर क्या छोड़ दोगे PSC? फिर PSC दोगे ना? तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे मेरे संग वाले कि 30-32 है लेकिन लगे हुए हैं, ठीक है? तो लाइफ में ये नहीं होता कि मैं इस एज तक पढ़ूंगा फिर छोड़ दूंगा। लाइफ में ये होता है कि जब तक गोल नहीं मिलेगा तब तक पढ़ूंगा। भाई जैसे अगर मान लो मैं अभी CTI बन गया था 22 वाले में, मैं छोड़ देता पढ़ाई, ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं ना। मेरा 24 में नहीं होता तो मेरा ये डिसाइडेड था पहले से, प्लान B। मैंने क्लियर अपने घर पे सब बोल रखा था, अगर मेरा आखिरी अटैम्प्ट 24 में, अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो मैं PSC नहीं दूंगा, मैं UPSC दूंगा। वो तब यहाँ हो गया DC पे तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन दिमाग से वो थॉट निकाल दो कि आखिरी अटैम्प्ट है, कोई भी पोस्ट मिलेगी PSC दो, और भी कोई कॉन्टैक्ट होंगे अपन मिल लेंगे, है ना, तैयारी हो जाएगी।
ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज के साथ ही मतलब कॉलेज में थे तब तैयारी स्टार्ट की है, पर ऐसा हुआ कि मतलब मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी उसने कॉलेज के साथ ही फाउंडेशन वाला बेच ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगा कि फाउंडेशन वाला तो मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने सेकेंड ईयर से एक 1 ईयर का बेच लिया, जिसमें मेरा कॉलेज तो ख़त्म हो गया और कॉलेज के साथ ही ना मैं कॉलेज का अच्छे से पढ़ पाई ना कोचिंग का, काफ़ी चीज़ें छूट गई। तो मुझे मेरा भी नया, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और मुझे 26 का अटेम्प्ट देना है, तो मेरी पूरी तरह से मतलब कोचिंग से तो सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पर मेरी तैयारी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 26 का अटेम्प्ट देने के लिए उस मतलब लायक नहीं हूँ, तो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेंस भी क्यों नहीं देना चाहिए भाई? पहला अटेम्प्ट है ना 26 का। हाँ देखो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, आपने दिमाग से मैसेज निकाल लो कि अटेम्प्ट, पहली बात तो फेलियर में काउंट होता क्या है? फेलियर में काउंट उस अटेम्प्ट को किया जाता है जो पूरी तैयारी से दिया गया लेकिन नहीं हुआ, उसमें काउंट नहीं करा। मान लो सिलेबस 80% तैयार हुआ, फिर मैं बोलूँ फेल हो गया, उसको फेलियर थोड़ी कहेंगे। आप तैयारी नहीं हो पूरे, हो सकता है 26 का तो ना निकले भाई, प्रैक्टिकली हो सकता है कि ना निकले क्योंकि सिलेबस तैयार नहीं है, वो तो फेलियर थोड़ी काउंट करोगे। वो फेलियर तब कहा जाएगा तब पूरी तैयारी से गए तब भी वो चीज़ नहीं मिली, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग से प्रेशर कम करो, फेलियर अलग चीज़ है, ये तो सीखने की। तो आपका जो पहला अटैम्प्ट होगा, चूँकि सिलेबस तैयार नहीं, तो इसको आप काउंट करो सीखने में, एक प्रॉपर एक लेसन है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा एज का भी फील होता है सिलेबस पढ़ते समय, हमको पूरा सिलेबस दिखाई देता है एकदम, मतलब नोट्स बनाने बैठेंगे ना तो दिमाग में हिस्ट्री भी आ रही होगी, ज्योग्राफी भी आ रही होगी, पॉलिटी भी आ रही होगी, तो पूरा सिलेबस आप साथ में लेकर नहीं चल सकते। पूरा सिलेबस को रख कर बैठोगे ना तो दिमाग में बर्डन फील होगा, लगेगा कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला पहाड़ जैसा सिलेबस है, ये फील होगा, है ना। कि हर चीज़, ज्योग्राफी पढ़ेगा तो लगेगा कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ही है, हिस्ट्री पढ़ते लगता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ही है, हर सब्जेक्ट लगता है कि सबसे कठिन दुनिया का सब्जेक्ट यही है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी जैसे कि अपने सब्जेक्ट को पहले तो बाइफरकेट कर दो। आपने बोला ना कोचिंग आपने करी है, हाँ तो आप ही मतलब सिलेबस तैयार नहीं हुआ, उस सिलेबस को थोड़ा सा बाइफरकेट करो। बाइफरकेट करो, टफ में, इजी में, इंटरेस्टिंग में, नॉन इंटरेस्टिंग में। इससे क्या हो जाएगा, आपके 2 सेक्शन लगभग बन जाएंगे। फिर आप क्या करो, अभी चूँकि आपके पास टाइम है, 26 का प्री आएगा तब देखी जाएगी, तो अभी आप सबसे पहले उठाओ जीएस के सब्जेक्ट जो प्री में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। जैसे पीछे वो आपके बैठे हुए हैं दूसरे एस्पिरेंट, वो ऑलरेडी 4 प्री निकाल चुके हैं, उनका तरीका अलग होगा, लेकिन आपके लिए प्री ये पहला होगा, तो आपको थोड़ा सा प्री पढ़ने में समय लगेगा, है ना। जिन पहली बार प्री देते हैं तो लगभग 5 महीने लग जाता है सिलेबस खत्म करने में। उसके बाद क्या होता है, प्री के लिए 1 महीना पढ़ लोगे सफिशेंट, है ना। तो अभी आप क्या करो, डेली 5-6 घंटा सुबह आप जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे कि मान लो टफ़ कोई आपने उठा लिया जो आपको लगता है आपके लिए टफ़ है, दूसरे 5-6 घंटा कोई ईजी, और बाकी दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा परीक्षा दाम लूसेंट थोड़ा थोड़ा चलने दो। परीक्षा में लूसेंट मस्ट है, एकदम टिप्स होनी चाहिए, प्री भी निकलेगा और जीएस में आपके चीज़ें बेहतर भी होंगी। और बस सिंपल स्ट्रेटेजी है। और जो आपने बोला ना कि सिलेबस तैयार नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, उसमें परेशान मत रहो। आपने चूज़ कर लिया कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरा सिलेबस भूलकर केवल ज्योग्राफी पीछे लगे रहो। होता है ना कि सोते जागते आपके दिमाग में सिर्फ क्या चलना चाहिए, मुझे ज्योग्राफी के नोट्स बनाने हैं, है ना। लोगों से बात भी करो सबसे, सिर्फ यही। फिर किसी भी फ़ोन ला के मत पूछो कि अरे वो सिलेबस कैसे ख़त्म हो, नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पूछो कि ज्योग्राफी कैसे ख़त्म हो। जब ज्योग्राफी ख़त्म होगा फिर देखेंगे फिर से। भाई जैसे अगर आप मुझसे आज मिल लिए, फिर से कोई आए सिलेक्टेड आदमी जिसको आप लाइक इसको भाई ये कमांड है सिलेबस पे, तो उससे आप एक क्वेश्चन रिपीट मत करना कि सिलेबस कैसे कवर करें। आपने चूज़ कर लिया कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी, उससे ये पूछना कि ज्योग्राफी कैसे करी जाए। जब ज्योग्राफी कवर हो जाएगी ना, दूसरा सब्जेक्ट जो पेपर उठाएंगे, मैंने भी यही करता था, मैं भूल जाता था बाकी सिलेबस को। फिर जब दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे ना तो फिर उसके लिए पूछो लोगों से। तो ऐसे ऐसे करके महीना, 6 महीना, 8 महीना सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर लगेगा कि बहुत पढ़ाई हो गई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मुझे इथिक्स और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, मतलब याद भी नहीं होते, पढ़ो और भूल जाते, तो ये आपने कैसे किए? इसमें से एथिक्स तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और नंबर आधे भी थे। इकोनॉमिक्स मुझे भी कठिन लगती है ना। जॉब भी ले दे के वही मिली, टैक्स इंस्पेक्टर वाली, है ना। तो भैया अच्छा लगे नहीं लगे, पेपर निकल जाए इतना आप पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स अपनी कोचिंग वगैरह ली होगी, हाँ कुछ क्लियरिटी है इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन क्या होता है,
पॉवर्टी मेजरमेंट कैसे होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, हाँ कुछ कुछ पूरी कहानी क्लियर है। शेयर मार्केट से नहीं क्लियर है पूरी ना। नहीं है। तो यूट्यूब पर मैंने जिससे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ना जिसने मुझे सलाह दी उन्होंने मुझसे ये कहा कि सबसे पहले कठिन चीज़ उठाओ। तो सबसे कठिन इकोनॉमिक्स थी, पर मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने का। उन्होंने बोला फिर कुछ और चुनो, तो उन्होंने फिर खुद ही बोला पॉलिटी पढ़ लो। पॉलिटी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो मैंने उससे पढ़ी मृणाल, सुना होगा। मृणाल के यूपीएससी के डले हुए प्ले लिस्ट, पूरी बहुत पुरानी प्ले लिस्ट, 5-6 साल पुरानी होगी, उसको आप देख लेना। उसको देखने से पीएससी में कुछ हेल्प तो नहीं मिलेगी डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी का कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। लेकिन आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान चीज़ है, वही डर है। देखो याद तो आप कर लोगे, लेकिन सिर्फ डर है एक फियर इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के फियर को आप वहाँ से दूर कर लेना। दूसरी चीज़ है एथिक्स। तो एथिक्स तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके पढ़ाने वाले पे यार, क्योंकि फ़िलासफ़ी ना मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जब मैंने पढ़ी ना, मेरी तो हॉबी वही हो गई थी। मैंने पूरा अद्वैत वेदांत अच्छे से पढ़ लिया था। तो थोड़ा सा अच्छे वो टीचर देखो, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो डाल के, पता है क्योंकि कोचिंग वालों के पास भी क्या अपनी प्रॉब्लम्स हैं। 5 टीचर पढ़ाते हैं, 5 अच्छे नहीं हो सकते, एक ना एक से तो कंप्रोमाइज़ हो ही जाता है। तो आप क्या करो, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो, और एथिक्स में जब नोट्स बनाओ ना तो क्लैरिटी रखना। जैसे इंटीग्रिटी और हॉनेस्टी, क्या अंतर है? मतलब ईमानदारी से करना। देखो आपको पता है कि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी अलग चीज़ है। हाँ। और पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ सही भी है, लेकिन इतनी कैपेसिटी पढ़ते समय डेवलप हो जानी चाहिए कि आप इसको 2-3 शब्दों में ही अलग कर सको, बस। ठीक है। यस सर। तो एथिक्स को लेकर तो मैं सोच रहा हूँ, एथिक्स को लेकर मेरा मन है कि मैं एथिक्स पढ़ा दूँ यूट्यूब पे, मैं सोच रहा पढ़ा हूँ। दीजिए। क्योंकि और तो अभी मेरे पास कुछ मेरा करने का मन नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अच्छी कमांड हो गई थी, है ना, क्लैरिटी चीज़ों को लेकर। तो कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को चालू कर दूँ, नहीं भी हो तो यूट्यूब से कवर करो फिर। सर जैसे आपने बोला कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो सर जैसे कि हर टॉपिक के नोट्स बनाना ज़रूरी है, या फिर कोचिंग से कोई टॉपिक अपन को नोट्स मिल जाते हैं तो उनसे भी ले लें? और जैसे बना रहे हैं कोई कोचिंग के नोट्स या किसी बुक से नोट्स बना रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे हैं तभी नोट्स बना लें, या फिर उसका 2-3 बार रीडिंग करें उसके बाद नोट्स बनाएं? देखिए नोट्स बनाएं तब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और आपको क्लियरली ये पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो साइंस के नोट्स मैंने बिना पढ़े ही लगा दिए, क्योंकि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि पुराने सिलेबस में बहुत डिटेल में थी साइंस, आपको पता होगा। तो मैंने सिर्फ उठाया सिलेबस, एनसीईआरटीज़, और एक इंसाइक्लोपीडिया थी मेरे पास अरियन की साइंस की, मैंने डायरेक्टली नोट्स बना दिए। लेकिन पॉलिटी के साथ वो केस नहीं था। पॉलिटी में लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, हर सब्जेक्ट को एड्रेस करने का तरीका अलग होगा, और वो डिपेंड करेगा बैकग्राउंड क्या है। साइंस को मैंने अलग तरीके से डील किया, उठाया और नोट्स बना दिए, ख़त्म। और वो नोट्स हमेशा काम आए, अभी तक मतलब उनसे पेपर आ जाएगा, फंसेगा जो भी। पॉलिटी में क्या था तरीका, क्योंकि पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत पूरा उसमें डिटेल दी है, मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे तो फिर कोई कोचिंग के नोट्स या फिर कोई दूसरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो पॉलिटी में काम बहुत आसान है। मैंने 2 रीडिंग करी मैंने पहले लक्ष्मीकांत की। पहली रीडिंग मैंने कम से कम करी थी कुछ 2 महीने में, अगली रीडिंग मैंने करी उसके हाफ टाइम में। 2 रीडिंग होने के बाद फिर उसकी मैंने तीसरी रीडिंग में साथ नोट्स बनाता गया। नोट्स बनाने से पहले मैंने क्या किया कि सिलेबस ध्यान रखा कि जो सिलेबस में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाए। तो पॉलिटी के नोट्स बनाना थोड़ा ईजी हो गया काम। जो मिसलेनियस, इंटरनल सिक्योरिटी और ये सब टॉपिक्स जो थे, इसको मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया, क्योंकि केवल आपको इंटरनल सिक्योरिटी से बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, क्या एलिमेंट्स हैं, वो आपको किसी भी ऑनलाइन सोर्स से मिल जाएंगे। ऑनलाइन सोर्स से कैसे मिलेंगे? टॉपिक का नाम डाला XYZ, UPSC PDF ऐसा कुछ डाल दो, सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा। फिर आता हिस्ट्री मेरा तरीका फिर बिल्कुल अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में हिस्ट्री में एक अच्छी मैं प्लेलिस्ट मैंने देखी थी, प्रतीक नायक करके एक है टीचर, प्रतीक नायक की मैराथन क्लासेस हैं हिस्ट्री की, 3-3 घंटे की मडाइवल और ऐसी। तो पूरी हिस्ट्री आपको ऐसा लगेगा कि वो 9-10 घंटे की वीडियो उसमें आप देख लोगे ना, पूरी कहानी तरह क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री आपको। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हिस्ट्री को कैसे अप्रोच रखनी है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है। तो हिस्ट्री में क्या समस्या थी कि पॉलिटी में सिर्फ सोर्स एक ही था नोट्स बनाने के लिए। हिस्ट्री में लूसेंट, फिर जो मैंने बुक पढ़ी जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ी मॉडर्न के लिए, एंशिएंट के लिए मैंने क्या किया था कि मेरे जो मेंटर थे भैया हॉस्टल में रहते थे, मैं उनसे क्वेश्चन ले जाता था। अच्छा, ये भी एक तरीका अच्छा है, जब आपको किसी नोट्स ना समझ में आए ना कैसे बना जाए, तो मान लो इकोनॉमिक्स से, जैसा अभी बात कर रही थी मैडम, मेक इन इंडिया लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है, अपने किसी परिचित जो जानकार हो, ऐसे लोग हैं उपलब्ध, वहाँ पे अच्छे खासे लोग ऐसे हैं,
उनके पास जाओ, बोलो कि भाई मेक इन इंडिया में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है वो 3-4 क्वेश्चन लिख दे, आप उस दिन फिर उन 3-4 क्वेश्चन को लिख लो उसी तरह जैसे कि आप मेंस आंसर कॉपी में लिखोगे। तो मैंने हिस्ट्री के साथ यही अप्रोच अपनाई, क्योंकि क्या था कि बहुत सारे सोर्सेस थे नोट्स बनाने के लिए। मैं उनके पास जाता तो मैं बोलता था भैया आज मैं पढ़ने वाला हूँ अकबर में से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, अकबर की राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, उसका मिलिट्री एक्सपीडिशन, उसका कंट्रीब्यूशन, आर्ट एंड कल्चर में योगदान, ठीक है। ऐसे कर करके आपको 6-7 क्वेश्चन निकल जाएंगे। उनने क्वेश्चन दिए, अब मैं क्या करता था अपने नोट्स में एक प्रकार से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ देख कर, सेम उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैं मेंस में लिखूँगा। तो मेरे हिस्ट्री के नोट्स सेम उस फॉर्मेट में बने हुए हैं जैसे मैंने मेंस में लिखा करता हूँ, पॉइंट पॉइंट में, कुछ डायग्राम में, प्रेजेंटेशन में। आप 6-7 क्वेश्चन तैयार कर लिए, आपके अकबर ख़त्म। ऐसे ही आप अगले दिन चले जाओगे भैया शाहजहाँ बता दो, उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगता है बस, लेकिन जो ख़त्म बहुत तरीके से होगा सिलेबस, वो छूट नहीं पाएगा उसमें। और फिर नोट्स जब बनाओगे तो लूसेंट से भी हेल्प ले लो, अदर सोर्सेस से ले लो, इंटरनेट से ले लो, कुछ छूटे नहीं फिर उसमें। सर जैसे ये आपने बता दी कि फुल लेंथ नोट्स बन जाएंगे, इसके बाद इसी का शॉर्ट भी कर नहीं, देखो डिपेंड करता है आपकी तरीके कैसे हैं। मेरे तो यही नोट्स थे, इसी से पढ़ता था, टेस्ट सीरीज में इसी से पढ़ता था, मेंस में। भाई आपके लिखे नोट्स में आपको पता होता है कि आपको ये याद होगा याद नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि 2024 का मेरा अटैम्प्ट किसके दम पे निकला, 22 की प्रिपरेशन दम पर। क्योंकि 22 के नोट्स मैंने इतनी बार पढ़ लिए थे कि उनको मैं सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा से देख लूँ, पलटा लूँ। मुझे पता था कि इस पूरे इकोनॉमिक्स में कहाँ अटकने वाला हूँ मैं वैसे 2 घंटा पलटा लेता था और मेरी उस पोजीशन में होता था कि मैं लिखकर 50% नंबर कम से कम कॉपी में ला दूँ किसी तरह। थोड़ा बहुत काम का प्रेजेंटेशन का रहता है। तो वही नोट्स आप रखो, शॉर्ट नोट्स अगर मत पढ़ो, नोट्स ऐसे हों जिसमें कुछ छूटे नहीं, वो नुकसानदायक है, ठीक है। रिवीजन सब हो जाता है, आपकी लिखी हुई चीज़ें हैं ना, क्या दिक्कत है, पलटा लेना, मल्टीपल रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। तो भाई आपको अगर लगे ना कोई हेल्प करने वाले बंदे ना मिले, सीनियर एक्सपीरियंस ना मिले, तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं कनेक्ट करवा दूँगा, है ना। मैं कुछ नोट्स शेयर कर दूँगा अपने थोड़े बहुत, अभी का टाइम मिल नहीं पा रहा। किसी ने मुझसे बोला कि टेलीग्राम चैनल ला के उसमें नोट्स वगैरह डाल दो। हेलो, आई एम यश एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड इससे है रिगार्डिंग काउंसलिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि जब 12th में बच्चा रहता है तो उसको पता नहीं रहता कि क्या करना है। सो बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका जो मिस गाइडेंस मैंने देखा है कि बच्चों में रहता है कि 12th में के बाद आप ये चीज़ करिए, MPPSC इज़ अ बिग थिंग, वो करिए, फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? और दूसरा क्वेश्चन भी था मेरा कि व्हाट आर योर, मतलब सबसे बड़ा डिसीजन क्या रहा आपकी लाइफ का, सबसे टफ बोलो कि वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। सो बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे मेरे। जो पहली चीज़ तो है जो मिस गाइडेंस है, उसको लेकर थोड़ा सा क्या है कि अब अपन कोचिंग ही नहीं कह सकते। अगर देखो बच्चे को लाने वाले पेरेंट्स हैं तो वो ना फिर शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। थोड़ा सा पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि सोसाइटी थोड़ी रियलिस्टिक रहे, क्योंकि क्या एक जुनून बना हुआ है PSC पोस्ट को लेकर के ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूँ, एक जॉब में चला जाऊँगा 5-6 महीने बाद। मैं बता रहा हूँ कि जॉब सोच रहा है वैसा कुछ बहुत ख़ास है नहीं, वो केवल क्या है कि फैंटेसी बनी हुई है लोगों की। केवल वो एक स्टेटस वाली बात है कि आपने MPPSC क्वालिफाई किया, ठीक है। मेरे इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही, तो आप कुछ ऐसा सोचें कि ज़िंदगी आपकी बिल्कुल कुछ एकदम 360 डिग्री बदल जाएगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। बल्कि अगर आपको थोड़ा सा परेशानी होती है वर्कलोड से, है ना, क्योंकि PSC की कई सारी पोस्ट ऐसी हैं कि आपको पूरा दिन अटेंटिव रहना पड़ेगा, कभी भी आप जा सकते हो फील्ड पर। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जॉब करोगे और ज़िंदगी बदल जाएगी, ये तो मतलब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, वो सोच कर तो आए नहीं। दूसरी बात है कि एक हम जो करते ना कि प्रैक्टिसेस क्या हों अपनी चीज़ें पता लगाने के लिए, एक तो मैंने बोला सेल्फ़ अवेयरनेस। अब सेल्फ़ अवेयरनेस को कम एज में होना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, पता ही नहीं होता, यही नहीं समझ में आता कि मीठा पसंद है खट्टा पसंद है ना। तो एक प्रैक्टिस है छोटी सी, उसे बोलते हैं इकिगाई डायग्राम, कभी सुना हो तो, है जापानीज़ मेथड है। एक छोटा सा डायग्राम बनता है ना, उसमें 4 सर्कल होते हैं, उनका कुछ कंसेंट्रिक एक एरिया होता है। वो ऐसी प्रैक्टिसेस करें। अच्छा वो भी मुश्किल काम है, इकिगाई सर्कल आप खुद लेके बैठ जाओगे ना। मैं एक दिन खुद लेके बैठा तो मुझे लगा कि यार आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसके सीधे क्वेश्चन है कि आपको क्या करना पसंद है, क्या आपको पैसा दे सकता है, ऐसे कुछ 4 क्वेश्चन उसमें हैं। सबका आप इकिगाई डायग्राम बनाओ। तो वो मेरा
एक कोशिश शायद हो सकती है स्कूल लेवल पे कि स्कूल से हम एक ही डायग्राम बनवाने की कोशिश बच्चों से खुद करें किसी के गाइडेंस में, है ना। तो थोड़ा सा हमको समझ में आए कि हमको क्या काम करना पसंद है, क्योंकि अगर पीएससी इतनी अच्छी होती जैसा लोग बता रहे हैं, इतनी भीड़ भीड़ लगी हुई है पीएससी तैयारी में, तो अच्छा कोई भी काम क्यों करना चाह रहे हैं भाई? कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ क्यों आता है? उसको लगता है कि खुश रहूँगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर मैं डिसीज़न लेकर एमपीपीएससी में आना चाह रहा हूँ, इसका मतलब पीएससी करने वाला हर व्यक्ति खुश होना चाहिए। क्या पीएससी करने वाला हर व्यक्ति खुश है? नहीं है। इसका मतलब कि वो जॉब में कुछ खास नहीं है। जो खुश रहने का जो आप बोल रहे हैं ना, आपका यही गोल है कि गलत क्या हो जाएगा जब हम ऐसा गलत चीज़ अपने कुछ पकड़ लें, कोई गलत जॉब या गलत चीज़, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा व्यक्ति की पर्सनालिटी का जॉब का, वो कुछ और ही बनेगा। तो थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस से छोटे चालू करनी पड़ेंगी। कोचिंग के लेवल तक आते हैं तो बच्चा ऑलरेडी कई सारी चीज़ें खो चुका होता है पेरेंट्स और इस माहौल के कारण। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था रिपीट करेंगे दूसरे क्वेश्चन को आप? हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कई टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अच्छा डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, टफ डिसीजन एकदम जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि ये तो लेना ही पड़ेगा वरना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा या फिर आप ये आपका गोल अचीव नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ एग्जांपल दोगे? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं तो इजी था कि भाई पेपर ही पढ़ना है। रिलेटेड टू क्या टॉक्सिक कुछ हो गया, टॉक्सिक देखो रिलेशनशिप हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में मैंने अनुभव नहीं किया, मैंने किसी से पूछा था, है ना। मुझे अच्छे लोग मिले कुछ लाइफ में बहुत अच्छे, तो मैंने उनसे पूछा। थोड़ा सा क्या है कि मैं पिछले साल मैंने अच्छा एक आपको बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक एमपी गवर्नमेंट कैंप करवाती है ना। वो क्या है कि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी पर वो कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। तो मैंने वो कैंप लास्ट ईयर चेन्नई में अटेंड किया था, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर कैंप था। वहाँ पे मुझे नवीन भैया मिले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नवीन भैया आप मुझे बताओ कि यार मैं थोड़ा सा इस लाइन में जा रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं चीज़ों को अलग तरीके से देखना चालू कर रहा हूँ स्पिरिचुअल उसमें। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे 20 साल बाद लगे कि मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि वो 40 उनकी एज थी और मैं उस समय 24-25 है जो अभी एज है। तो नवीन भैया मुझसे बोले कि देवांशु लाइफ में एक ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और वो होता है शादी का, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ भी मेजर चेंज आने वाला उसके बाद आने वाला है, तो उसके अलावा ना कोई डिसीजन बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अगर मान लो आपकी जॉब छोटी है लेकिन पार्टनर ठीक है तो आप अच्छे से निकाल ले जाओ लाइफ। जॉब बहुत फर्स्ट क्लास है, बन गए DC IAS जो भी बनना था, लेकिन पार्टनर ख़राब है तो फिर समस्या आने वाली है। तो जो आप पूछ रहे हो इंपॉर्टेंट डिसीजन तो केवल क्या है, लाइफ पार्टनर वाला, जो कि हमें किसी ने भी अभी हम उस स्टेज तक पहुँचे नहीं। उसके अलावा फिर सिर्फ गोल की बात है, आपको कोई चीज़ चाहिए, उस चीज़ के रास्ते में जो भी आ रहा है सबको भूल जाओ। थोड़ा सा ना मैं कह रहा हूँ ना, एक मंदिर जाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लाओ अपने अंदर, और उसको ऐसे मत लाओ कि जैसे कोई वो मशीन बैठी हो जो आपकी इच्छा पूरी कर रही हो। ऐसा नहीं होता पूजा में सिस्टम। अगर ऐसा हो रहा था फिर दुखी नहीं होता कोई। पूजा का आपको जो बोल रहे हो ना टॉक्सिक चीज़ है वो सब नहीं, मेरा स्पेसिफिक वो नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या डिफिकल्ट डिसीजन होने चाहिए लाइफ में जो लेना पड़ता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, मेरा वो उस डायरेक्शन में नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। वो डिसीजन कुछ नहीं, मैं तो कह रहा गोल आपका जो है ना भाई, जैसे मुझे ही पता है कि मुझे PSC क्लियर करनी है, तो फिर गोल पता है तो उस रास्ते में जो भी आपको उससे दूर ले जाए वो डिसीजन मत जाओ। नियम सिंपल है, ठीक है। अब होगा कैसे कि दिमाग थोड़ा सा क्लियर है। जब क्या होता है थॉट्स बहुत सारे होते हैं, डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो क्लैरिटी के लिए एक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूजा पाठ से क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूरी है चित्त शुद्धि के लिए। चित्त शुद्धि क्या होता है? चित्त क्या होता है? चित्त आपकी मेमोरी है। जो भी मेमोरी स्टफ दिमाग में भरा हुआ है उसको चित्त में काउंट करा जाता है। तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारा कचरा भरा होता है दिमाग के अंदर। जब आप डिसीजन मेकिंग में जाओगे तो आपको क्या होगा, फियर क्रिएट होगा दिमाग के अंदर। आपको ये लगेगा अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा, जो डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देते हैं। इसलिए थॉट लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए। थॉट लेवल पे क्लैरिटी कब होगी? जब आपकी मेमोरी में पुराने इंप्रेशंस कम होंगे, जब आप ये भूल जाओगे कि इस व्यक्ति ने या फिर उस चीज़ ने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो थोड़ा सा ना एक अच्छी हैबिट्स को चलाएँ स्पिरिचुअल से रिलेटेड, सब हो जाता है डिसीजन मेकिंग। एक और क्वेश्चन था मेरा, आपकी 2 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कुछ अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ तक लाने में जिसने हेल्प किया है, वो चीज़ है। पहली चीज़ तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है रीज़न आप ही हो, सबसे इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ भी रहें
कोशिश करें कि मतलब कहते हैं ना कि माहौल अच्छा रखें आप, जो कहते हैं ना इंटरेक्शन विदाउट इंटेलिजेंस को मैं बहुत अच्छे से अपनाता हूँ। मैं कितना ही इंटरेक्ट करूँ अपने ऑफिस में, इवन घर में, कभी ऐसा नहीं होता कि वो इंटरेक्शन करने के बाद वो दिमाग मेरी बात में चलेगी, मतलब दिमाग में बात चलेगी। बिल्कुल जब मोमेंट हुआ, बात करी, बात वहीं की वहीं ख़त्म। तो दो ही चीज़ें हैं। आई थिंक मज़ा आया यार, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे को लगता है 100% रियलिस्टिक चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि रियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ लोग स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट द ओनली रीज़न कि मैंने इंडियन एस्पिरेंट शो स्टार्ट किया था, हमारा कमर्शलाइजेशन कभी रीज़न नहीं रहा है। द ओनली रीज़न वॉज कि सही गाइडेंस पहुँचे और वो प्रैक्टिकलिटी। एक और कहावत है ना, वो सुनी होगी शायद किसी ने, कि इन 20s यू आर आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी होते हैं, इन 30s यू आर रियलिस्टिक। तो हम बस क्या करें कि वो रियलिस्टिक वाला पोर्शन 20 में ला दें, नहीं तो जॉब चली जाएगी 30 के बाद। सही है, तो रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, राइट। हम प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं हम, क्योंकि एक रैंक 1 की स्ट्रैटेजी के लिए हर बार हर एस्पिरेंट के मन में होता है कि हमको पता लग जाए कि रैंक 1 ने रैंक 1 कैसे लाई है। तो हम MPPSC प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे शुरू की थी, उसके बारे में एक डिटेल आप चीज़ें बता दें। देखिए 2021 का मैंने आपको बताया कि मेरे नोट्स लगभग तैयार थे। तो मेरे कॉलेज का 7वां सेमेस्टर ख़त्म हुआ था और तब तक मैं अपना पूरा मेंस लगभग मतलब जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया था, और नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में। तो मेरा पूरा कॉलेज का 8th सेम और प्रीलिम साथ साथ चला था। ठीक है। तो शुरुआत में मैंने मैं क्या करता था कि मैं अपने आप को बड़ा प्रेशराइज करता था तैयारी को लेकर। ठीक है। मैं रिलैक्स नहीं रखता था। जैसे मैं सामने वाले से पूछा कि आपने, जो मेरे सीनियर्स थे, मैं उनसे पूछता था कि ये सब्जेक्ट मान लीजिए कि पूरा सिलेबस कितने दिन में ख़त्म हो सकता है। वो बोल देते हम लोग पहले पढ़ चुके इसलिए 2 महीने में। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रियलिस्टिक नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं मैं 1 महीने में ख़त्म करूँगा। ठीक है। और सच में वो मैंने 1 महीने पूरा ख़त्म कर लिया। प्रीलिम्स का पहला राउंड की पूरी साइकिल ख़त्म। तो 6 महीने लगभग मुझे लग गए थे पूरा सिलेबस मतलब अच्छे से करने में, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग। तो सिंपल वही परीक्षा दाम लूसेंट, ये मेरा मतलब मेन बेस था GS का, MP की और इंडिया की। ठीक है। उसके बाद IIT ट्राइब्स के लिए मैंने क्या किया था कि मेरे जो साथी थे उन लोग के नोट्स बने हुए थे IIT के, और तो IIT का मैंने फिर एरियंस की बुक आती है उससे पढ़ लिया, तो उससे हेल्प मिल गई थी। ठीक है ना। उस समय IIT के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कोई शुभम गुप्ता है ना, शुभम गुप्ता के मैंने वीडियोज़ देखे थे, उसमें नोट्स बना लिए थे अपने। ठीक है। और उन नोट्स में मैंने क्या किया कि आने वाले जो सक्सेसिव अटैम्प्ट थे अपने 22, 23, 24, उसमें केवल जो अपडेशन था थोड़ा बहुत वो कर लेता था। और करंट के लिए मैं एग्ज़ाम PDF पढ़ता था। ठीक है। करंट थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आता था, मतलब करंट में अभी फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो करंट के लिए हमेशा मैंने अपने साथियों के एडवाइस पर रिलाई किया कि जो वो कहते थे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चलता था। फिर भी प्रीलिम्स ऐसा था कि थोड़ा सा मुझे लगता है प्रीलिम्स मेरा रिलेटिवली पुअर था, क्योंकि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होती थी। ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था एग्ज़ाम में। वो तो मतलब मैं लग मानता हूँ कि मेरा पेपर प्रीलिम्स का निकल जाता था। तो इसको जैसे 21 में 13% में रह गया मैं, इसी कारण से 74 मार्क्स थे मेरे। ठीक है। और उसके बाद फिर 82 मार्क्स आए 22 में, 23 में तो खैर क्लियर नहीं हुआ, और 24 में 81। और हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि मल्टीपल टेस्ट ना लगाएं प्रीलिम्स में। ओके। क्योंकि क्वेश्चन उठा के देख लो, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के और अपने पेपर के, भाई क्वेश्चन में डिफरेंस है ना। अननेसेसरी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, उससे क्या हुआ कि तैयारी भटका हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रीलिम्स मैंने कभी किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, केवल विवेकानंद इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज लगाता था, क्योंकि वो उन्हीं लोग के साथ में रहता था हॉस्टल में। तो वहाँ मेरा कोई फीस लगती नहीं थी, है ना। तो मैं जाता था, जब मेरा मन करता था मैंने वहाँ टेस्ट दिया, जब मन किया नहीं किया। वो काम ही मैंने केवल 21 और 22 में किया। 23 और 24 का अटेम्प्ट मैंने सिंगल टेस्ट सीरीज कहीं नहीं लगाई, लेकिन PYQ करता था। PYQ तो मस्ट हैं मेन से ज़्यादा प्री के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। PYQ में क्या क्या शामिल है, जो हमारा सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम होता है वो तो है ही, इसके अलावा जो PSC अदर एग्ज़ाम लेता है, फॉरेस्ट सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, इसमें जो 50-50 नंबर का GS आता है ना, उसको बहुत अच्छे से करके जाएँ। क्योंकि 22 के प्रीलिम्स में मुझे अभी ध्यान है कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि उन पेपर से रिपीट होते। तो PSC जितनी भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाता है, आप पिछले 2-3 साल के सारे एग्ज़ाम डाउनलोड करें, कहीं से लें, किसी के पास रखें, वो थोड़ा सा हेक्टिक है। भैया अगर 10 लोग का ग्रुप है तो डिवाइड कर लेंगे, एक पेपर आप डाउनलोड करें, एक आप डाउनलोड करें, उनकी आंसर की डाउनलोड करें, मार्क करें और उनको पढ़ के जाएँ। बहुत हेल्पफुल है, मतलब टेस्ट सीरीज तो छोड़ दें कोई नेसेसरी। हम मेंस के ऊपर आते हैं। मेंस का आपकी डिटेल स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए मेंस की पहली चीज़ तो है कि जब भी आप तैयारी करोगे किसी भी चीज़ की, तो आप तैयारी करते समय ध्यान रखोगे
कि आप वो एग्ज़ाम देने जाओगे तो तब आप किस मोड में रहोगे, क्या आपकी स्थिति रहेगी। जैसे प्रीलिम्स में आप आखिरी मोमेंट तक पढ़ कर जाते हो, ठीक है, ईजी है, सिलेबस कवर हो जाता है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं हो पाता। सिलेबस ब्रॉड है, पेपर लगातार 6 दिन होना है, तो आप अनुमान लगाओ कि मान लीजिए पेपर 1 है आज, ठीक है, तो मैं 6-7 दिन पहले से पेपर 1 पढ़ना चालू कर देता हूँ। वो 6-7 दिन पहले से मान लो मैं पेपर 2 पढ़ रहा था, उस पेपर 2 से पहले भी 6-7 दिन पहले मान लो मैं क्या पढ़ रहा था, पेपर 3। तो प्रैक्टिकली जब पेपर 4 या पेपर 2 जो भी पेपर हो रहा है, तो हो सकता है कि उस पेपर को जब आप लिखने बैठ रहे हो तो आपने वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट या वो कंटेंट आपने कुछ महीने भर पहले पढ़ा था, है ना, ऐसा होगा। क्योंकि इमीडिएट तो हम नहीं पढ़ के जाते, महीने पुरानी चीज़ हम मीन्स पर सीधे लिखते हैं। केवल एक दिन पहले रिवीजन करते हैं, और थ्रू रिवीजन में वो केवल फॉर्मेलिटी होती है, इस कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं सब पढ़ कर आया हूँ, याद कुछ होता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा देख लेते हैं। तो इसका मतलब कि आप जो मीन्स लिख रहे हो वो महीने भर या कम से कम 20 दिन तो मान के चलो, 20 दिन पुरानी यादों के आधार पर आप मीन्स लिखने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज हमें ऐसे कभी बार भ्रमित कर देती है अपनी तैयारी को लेकर कि मान लीजिए संडे को हिस्ट्री का पेपर था, तो आपने पूरा महीना दिन मतलब हिस्ट्री पढ़ी, पूरे आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो मार्क्स हिस्ट्री में क्यों आए? क्योंकि आप 7 दिन पढ़ कर गए थे, तब जाकर आपके नंबर आए 70, 75, 80। आपने लगा कि इतने में तो सिलेक्शन हो रहा है, भाई सही बात है ना। 50% में तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, हाँ। 60-65 में तो आप रैंक 1 चले जाओगे, हाँ। तो क्या होता है कि हम मिसलेड हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। नहीं, आप हमेशा क्या करें, कोचिंग का जो भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, अगर आप कोई कोचिंग के टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, कोचिंग की टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज मेरे से फॉलो करनी चाहिए। वो भी कैसे? हर बार अलग कोचिंग्स में, क्योंकि जब किसी कोचिंग को पता लग जाता है कि फलाना व्यक्ति टॉपर है, नंबर चाहते हैं, तो फिर आपको हर बार अच्छे नंबर देता है, और आप एक प्रकार से वहाँ लाइमलाइट में जाते हो। इसलिए सिलेक्शन से पहले लाइमलाइट में आने से बचें, मतलब बिल्कुल आपको कोई जान ना पाए। मैं SM जब मैं टेस्ट देता था 2022 के टाइम में, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे रोल नंबर डल देते, तो मैंने टेस्ट किया कि मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि रोल नंबर याद हो गया तो अच्छा नंबर दे रहे हूँ। मैंने हमारा रोल नंबर बदल देता था, है ना, रोल नंबर बदल दिया, मतलब चेकर को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैंने चेतन मीणा सर के यहाँ 22 के टाइम टेस्ट सीरीज दी, आखिरी टेस्ट सीरीज चेतन मीणा सर की टेस्ट सीरीज थी क्वालिटी वाली, है ना, मतलब वो अच्छा सर अच्छा बताते थे, फीडबैक अच्छा देते थे। तो वहाँ मैं क्या करता था कि वहाँ मैं अपने भाई के नाम से टेस्ट सीरीज लगाई थी, रिसीट वगैरह सब पे मेरे भाई का नाम था, ठीक है। क्योंकि मतलब सर को ऐसा लगे कि पता लगे कि हाँ कॉपी में नाम बदल जाने से ऐसा नहीं मार्क में बदल आ रहा है, राइट। और अलग अलग कोचिंग में जाकर नंबर अच्छा आ रहे हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति आपको अच्छे नंबर दे रहा है। और टेस्ट सीरीज जो भी फॉलो करेंगे, आज मान लीजिए पेपर 1 का पार्ट B का पेपर है, तो कोशिश करेगा कि पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा बना हो कि आपने पेपर 1 का पार्ट B लगभग 15 दिन पहले पढ़ा हो, तब आप जब पेपर लिखने बैठोगे उस दिन, तब वो उस मेमोरी से लिखा जाएगा जो आपकी एग्ज़ाम के दिन होगी। फिर अगर आपके 70, 80, 75 नंबर आते हैं तो मतलब आप पेपर निकल जाएगा, बस। मेरा सिर्फ यही रहता था कि मैं हमेशा तैयारी की हो चाहे नहीं करी हो, जाके पेपर लिखाओ। बाकी स्किल्स वगैरह जो हैं वो तो फिर सब सिखा देते हैं, काफ़ी लोग मिल जाते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर मैं चाहूँगा कुछ टिप्स आप ऑडियंस को दे। आई थिंक आपका बेस ने बहुत हेल्प की होगी, नवोदय, फिर आपने IIT की तैयारी की उसमें, और फिर PSC में आप आए हो, तो मुझे लगता है बहुत हद तक आपको आएगा। तो कुछ आपको ऐसा पता होगा जो आम एस्पिरेंट जो BA BSc BCom कर रहे हैं, जिनको वो एक्सपोजर नहीं मिला, उनके पास ना हो। तो मेंस राइटिंग की टिप्स आप ऑडियंस को बताइए। देखिए, मेंस राइटिंग में पहली चीज़ तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। पेपर पूरा होना चाहिए, पेपर पूरा होने के बाद उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो। स्ट्रक्चर को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ कंटेंट से भी ज़्यादा, क्योंकि कई बार कंटेंट बहुत अच्छा हो लेकिन अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो कंटेंट दिखता नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए सांच इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप लिखते चले गए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और पूरा कहते हैं ना मिक्सअप सा कर दिया। तो उसको थोड़ा डिटेल करें कि डिस्कवरी किसने की, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। कहने का मतलब मेरा है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। कई सारे जो भी टॉपर्स की कॉपी आपको लोगों को मिल जाएँ, कॉपी देखें, प्रेजेंटेशन में सुधार मस्ट है। जब प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा अच्छा हो, कंटेंट तो फिर आपका क्या है, कंटेंट और हैंड राइटिंग दूसरी डायमेंशन स्पीड उसके पेपर पूरा होने और प्रेजेंटेशन के अलावा है हैंड राइटिंग और कंटेंट, ठीक है। ये सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया क्यों? आप हर बार नोट्स पढ़ोगे आपका कंटेंट इंप्रूव होगा, आप हर बार प्रेस दोगे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। अच्छा, कभी भी ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है तो मैं कंटेंट को ड्रॉप कर देता हूँ। कई बार लोगों को पता होता है मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो लोग कह देते हैं भाई तुझे हैंड राइटिंग के आधार पर नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पूरे सेक्शन पर काम करें, हर सेक्शन अच्छा होना चाहिए। और जब तक
आपका सिलेक्शन हो ना जाए, जो मनचाही पोस्ट मिल ना जाए, तब तक सुधार करते रहें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे 7 नंबर के क्वेश्चन अभी आ गए जो उसमें जो आधे पेज में लिखना होता है, उसमें लोग क्या करते हैं कि इंट्रो कंक्लूजन नहीं डालते। ठीक है। तो उसमें कोशिश करें कि कम से कम 1 लाइन का कंक्लूजन और 1 से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन तो मस्ट रहे, मतलब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना वो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं दिखाई देती। अब लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान ली पूछा गया कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप एक बार को कंक्लूजन का वो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस पूछेंगे तो आप ज़्यादा सारा डिफरेंस बता दें। लेकिन इसके अलावा जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट्स में आंसर दिया जा सकता है, उसमें आप इंट्रो कंक्लूजन उसमें ज़रूर डालें 7 मार्कर में। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि केवल नंबरिंग कर देते हैं, तो वो थोड़ा सुधार कर सकते हैं। और 3 मार्कर में भी पॉइंट्स में आंसर दें। भाई ये डेफिनेशन पूछी गई हो, लेकिन कोशिश करें कि उसका कम से कम 2 डायमेंशन तो बना दें। क्वेश्चन कोई भी हो जो अच्छा 3 मार्कर में क्या गड़बड़ होती है, मान लीजिए आपसे पूछा गया लेगून, तो आप क्या करेंगे, आप बता देंगे कि चिलिका लेक सबसे बड़ा लेगून है और ये ऐसा, इस लेगून में बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, आखिरी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा। लेकिन देखा जाए तो आपने लेगून एड्रेस ही नहीं किया। तो पहली कोशिश क्या होनी चाहिए 3 मार्कर में, जैसे लेगून अगर पूछा गया तो पहली लाइन में पूरे फैक्ट्स भूलकर केवल ये बताएं कि लेगून होता क्या है। उसके बाद आप बताएं कि अंदर उसमें जाकर, पर अब तो 2 मार्कर में हो चुका है, आई थिंक। हाँ सॉरी 2 मार्कर, तो मतलब वही है कि शॉर्ट आंसर टाइप में। तो जो पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 मार्कर में, पहले आप उसको एड्रेस करें, उसके बाद उसकी डिटेल्स बाकी दें। ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट पहले देखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंट्रो कंक्लूजन बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि 6-7 लाइन चले गए। हाँ कभी कभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं, 5-10 में से आप 1 आध क्वेश्चन ऐसा लिख दें पर चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 4 से 5 लाइन इंट्रोडक्शन, 4 से 5 लाइन कंक्लूजन, ओके। और उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिटेल्स। ये नहीं लिखना कि अकबर बहुत दयालु, उदार और धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, नहीं। ठीक है। फैक्ट डाल लें कि उसका कार्य, कुछ नहीं डालें, वही कुछ याद ना हो लेकिन कार्यकाल डाल दें। तो पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखें कि हर चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको पता हो, और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में कुछ डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक जैसे दिखाई देते हैं, बेसिक चीज़ें, और ये चीज़ें ना कॉपी जब देखते तब ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि ऐसा कुछ ब्रह्मास्त्र है नहीं। आप लिखते जाओ, किसी को दिखाओ, सुधार करो, आप बार बार उसको लिख के उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। हाँ असेसमेंट करें अच्छे से। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सिंस 2022 एंड 23 ये मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे पॉडकास्ट में कि इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव सभी का अलग होता है, क्योंकि मेंस और प्री में आपके पास पेपर सेम है, पर इंटरव्यू में आप कैसे गए, क्या माहौल था, सब कुछ चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव बनते हैं। इंटरव्यू के हॉल में जब आपने एंटर किया, क्या माहौल था, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? ठीक है, इंटरव्यू का अंदर का माहौल तो अलग रहता है जो यहाँ हम लोग देखते हैं वीडियोस में। किसी किसी केस में वो सेम हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें डेफ में ऐसी होती हैं जो लगभग मजबूर कर देती हैं कोचिंग के मॉक्स में भी और आयु में भी कि उनसे वही क्वेश्चन पूछे जाएँ। लेकिन इसके अलावा मेन चीज़ इंटरव्यू में है कि बेसिक एटिकेट्स आप सीख लें। आप अंदर आते हैं, बैठते हैं, ठीक है, किस तरह जाते हैं कमरे से, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर इतना आप कर पा रहे हैं, दूसरा आप बोल पा रहे हैं, मतलब आपको बोलने में घबराहट नहीं है किसी अनजान व्यक्ति से, तो आप पहली चीज़ तो अवॉइड करें कि मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ ना दें, क्योंकि मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ में आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी वो ना ठोक पीट के टेढ़ी कर देंगे, चेंज हो जाएगी, है ना। मुझे इतना उन्होंने कॉन्शियस कर दिया मेरे हंसने को लेकर, मैंने और पीछे कब बोला है बात, पर वो अजीब लगता है कि आप ज़्यादा हंस रहे हो, कम हंस रहे हो, मतलब कॉन्शियस हो जाते हो। फिर आपको क्या लगेगा ना, कन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हो उस वर्ड्स पे मेरा ध्यान रहे, उसका आंसर आपके बोलते मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा और मैं इस बारे में ऐसे ऐसे आंसर दूंगा। लेकिन अगर मेरा ध्यान इस पर चल रहा हो कि आप आशीष जी मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं कैसा उनको दिख रहा हूँ, है ना, कहीं मेरे इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं कम नहीं, तो हम क्या होता है कन्वर्सेशन को भटक जाते हैं, तो वो कन्वर्सेशन सही नहीं रहेगा। तो मल्टीपल मॉक इंटरव्यू देने से बचें। इंटरव्यू क्लासेस जो लगती हैं उनसे उनमें बिल्कुल ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि सबको बैठाकर एक ही क्वेश्चन का आंसर एक जैसा लिखाया जा रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए सेम दिन सेम क्लास अटेंड किए लोगों का इंटरव्यू आगे पीछे फंस गया, तो सेकंड वाले का इंटरव्यू तो ख़राब है, क्योंकि वही क्वेश्चन देने वाला है, रिपीट लगेगा, है ना। ये सब बेसिक चीज़ हैं। फिर हॉबी पे काम करें। हॉबी मस्ट है, क्योंकि मान लीजिए इंटरव्यू 15 मिनट अगर आपका चलता है तो उस 15 मिनट में वो आपके डेफ में से आपकी इंजीनियरिंग या जो भी ग्रेजुएशन है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका नाम, आपकी हॉबी, इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपकी हॉबी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, उनको लगेगा कि हॉबी में इस क्वेश्चन
पूछने का मन नहीं है कि बेकार हॉबी है या रिपीटेटिव हॉबी है, कई सारे दूसरे लोग की भी थी। हाँ तो वो क्या करेंगे कि वो ग्रेजुएशन या फिर जो दूसरे डायमेंशंस उनसे आपका कोटा क्वेश्चंस का बढ़ा देंगे। अगर हैंडल कर ली तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो फिर इंटरव्यू गया। राइट। तो हॉबी एक अकेली ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते, कोई डिटेल चेंज नहीं होगी। तो हॉबी ऐसी डालो कि वो मजबूर हों कि उन्हें क्वेश्चन पूछने पड़े। तो 22 के इंटरव्यू में जो 63 नंबर थे और इस बार जो 140 नंबर मेरे इंटरव्यू में आए, उसमें मेन गेम प्ले किया हॉबी ने। ओके। दूसरा अच्छे मेंटर, मैं गुना मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे एक शिवर इंस्टीट्यूट है, तो बाई चांस मेरा उनसे मिलना हुआ, मुझे पहले से जानकारी थी नहीं। मैं वहाँ पहुँचा और किसी दूसरे काम के लिए गया था, फिर पता चला तो मैंने फिर पे उनसे गाइडेंस लेना चालू किया इंटरव्यू का। उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, थोड़ा मेरा डिलीवरी पुअर था 2022 तक के वाले में, तो डिलीवरी पर काम किया। नॉलेज ऑलमोस्ट उसमें कोई ऐसा बेसिक चेंज था नहीं, हॉबी पे मैंने बहुत काम किया। ठीक है। और एक मेरा दोस्त और था हरिओम, तो उसने क्या किया था कि उसके अच्छे मार्क्स थे पिछली बार, तो उसने मुझसे बोला था कि क्या एक गलती में कर रहा था कि इंटरव्यू से जब हम आते थे तो पीठ दिखा कर आते थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो एक काम मैंने इस बार ये किया, मतलब इंटरव्यू जाने से पहले उसने मुझसे यही बोला कि जब वापस आओ उस इंटरव्यू रूम में से तो थोड़ा पीठ दिखा कर ना आए, हम मुड़े थोड़ा सा नतमस्तक होकर कुछ भी नमस्ते या फिर आई कॉन्टेक्ट करके थोड़ा सा रिगार्ड्स उनको नहीं जैसे कुछ ग्रीट करें कि हाँ कि मैं उनको देखकर रिस्पेक्टफुली बाहर आ रहा हूँ। वो मैंने किया तो शायद ओवरऑल इफेक्ट अच्छा था। हाँ, इंटरव्यू का माहौल अंदर बड़ा अच्छा रहता है, मतलब उसमें अच्छा ही रहेगा, वही वो सब व्यक्ति बैठे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, खराब माहौल कुछ नहीं होता। आपको इंटरव्यू देता है पता भी नहीं चलेगा इंटरव्यू अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, वो सब नंबर देखने के बाद क्लियर होता है। तो मेन चीज़ है कि सही डायरेक्शन मेहनत करें, इंटरव्यू की हॉबी को लेकर काम करें, इंटरव्यू ठीक होगा। और इंटरव्यू बिना आप डीसी तो नहीं बनने वाले, मुश्किल है। कई सारे लोग मेंस में 6 नंबर ला के पर कितना मेंस में नंबर लाओगे? राइट, मतलब बहुत एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा आपको। तो अगर मेंस इंटरव्यू में लगातार नंबर कम है तो थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि मेरा कितना इंक्रीज़ हुआ है 63 से 140 है ना। तो 5 महीने मैंने जो कितना कुछ मैंने सीखा लोगों से, तो इंटरव्यू लेकर थोड़ा काम करना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है इंटरव्यू। ऑलराइट देव भाई, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हमारे इस सेगमेंट का सिग्नेचर क्वेश्चन है। एक्चुअली वी हैव 2 सिग्नेचर क्वेश्चन, सिंस टाइम हमारे पास कम है तो मैं एक सिग्नेचर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त आप एक स्टेडियम में है जहाँ पे पीएससी के सारे एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं एंड यू हैव जस्ट 1 मिनट टू एड्रेस ऑल दी एस्पिरेंट। उस 1 मिनट में आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? यू कैन मोटिवेट देम, आप उनको रियलिटी बता सकते हो, आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हो, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, जो आपको बोलना हो। द स्टेडियम इज़ ऑल योर्स। सबसे पहले तो बिलीव इन योर सेल्फ, पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचें और डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो कर दें। सबसे ज़रूरी बात है आपका रूटीन, आपकी पढ़ाई। फ़िलहाल लाइफ में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छी हैबिट्स रखें, सिंपल है। देव भाई बढ़िया लगा आपसे बात करके, मज़ा आया। जैन आई थिंक हमने जब प्लान किया था तो वी प्लान इट कि हम इसको आउटडोर शूट करेंगे, हम लाइब्रेरी से निकलेंगे, भोलाराम घूमेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की थी। एंड मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक अगर ये कॉन्वर्सेशन स्टूडियो में हुई है तो हम शायद ज़्यादा अच्छी बातें कर पाए होंगे। और मुझे लगता है आपके साथ में मुझे 1-2 पॉडकास्ट और लगेंगे, कुछ और सारी बातें आपसे करनी है जो इस पॉडकास्ट में हम नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे, जॉब है हमारी पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये अच्छा एक्सपीरियंस था, एक पॉजिटिव डिस्कशन है और क्वालिटी डिस्कशन है कि जो चीज़ें आनी चाहिए बाहर वही आई हैं, क्योंकि आपने तैयारी करी हुई है तो शायद मुझे लगता है उसका भी एडवांटेज है। हाँ, कि आपको पता है कि एस्पिरेंट क्या सोचता है। राइट। तो जो आपकी ऑडियंस है, अगर आप उसके दिमाग के बारे में आपको पता हो कि वो कैसे सोचते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी डिस्कशन था। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, एक बार आप ऑडियंस को बोल दीजिए कि इंडियन एस्पिरेंट शो को सब्सक्राइब कर लें। द ओनली रीज़न है, पहली बार हम किसी को बोल रहे हैं, द ओनली रीज़न क्योंकि आई थिंक इंडियन एस्पिरेंट शो कई बार मेरे मन में ऐसा आया कि हम इसको बंद कर दें, एंड द ओनली रीज़न कि हम इसको कमर्शलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि एडसेंस से क्या ही मिल जाएगा। जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके आगे शायद एडसेंस का अमाउंट इज़ जस्ट पीनट्स। पर मैं इसको सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार हर थोड़े टाइम में कुछ एस्पिरेंट मिलते हैं और बोलते हैं भैया यार आपका काम देखा, मज़ा आ रहा है हमको, आपके एपिसोड से हमको हेल्प होती है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू से ऑल दी एस्पिरेंट्स कि एक बार आप इंडियन एस्पिरेंट शो सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू लाइक द शो। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंडियन एस्पिरेंट के चैनल को और लाइक करते रहें भाई वीडियोज़ को, क्योंकि बड़े अच्छे आदमी हैं मुझे, क्योंकि मैं उनको और भी हमारी कुछ इसके अलावा भी कुछ बातें हुई तो कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचें, लोगों के गाइडेंस पहुँचें। थोड़ा बहुत ये भी आपसे कुछ डिमांड करते हैं
सिंपल चीज़ है, सब्सक्राइब करना है, कुछ बहुत हावी काम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो करके और हेल्प करें एक दूसरे की। थैंक यू सो मच देव भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम फ्यूचर में एक पॉडकास्ट रन कर पाए आफ्टर जॉइनिंग। थैंक यू सो, हाँ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड।